इंट्रोडक्शन टू कार्बन एंड इट्स इंपॉर्टेंट। कार्बन का इंट्रोडक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल एलिमेंट का मतलब यहां पे ये है कि वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिस, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सिद्धांत है, वो भी कार्बन के द्वारा ही बनाया जाता है। कार्बन ही बनाता है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और उसके साथ साथ न्यूमरस मटेरियल्स दैट वी यूज, जैसे कि ये पेन हो, कुछ भी हो, आपके हाथ में फोन है, उसमें भी कार्बन के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, आपके पास टेबल है, चेयर है, नोटबुक है, ये सब के सब कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से ही मिलकर बनते हैं। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? कार्बन ही है। कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स ही हैं। इन्हीं की मदद से ये कार्बन हमें जो है डेली लाइफ में ऐसे ही हेल्प करता है। उसी के साथ अगर हम देखें तो अर्थ की क्रस्ट में हमारी कार्बन सिर्फ 0.02% प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कार्बोनेट्स क्या होते हैं, CO3। कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या था? CO3। उसी तरीके से बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या था? HCO3। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं हम इसे, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। उसी के साथ साथ कोल और पेट्रोलियम की फॉर्म में भी अर्थ क्रस्ट में कार्बन प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो सबको पता ही है 0.03% से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब देखिए, फूड हो, क्लॉथ्स हो, मेडिसिन हो, बुक्स हो, और भी बहुत सारी आइटम्स जो हैं वो सब की सब बनी हुई कार्बन से बनी हुई है। तभी तो हमने बोला है वर्सेटाइल मटेरियल है। वर्सेटाइल का मतलब क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को बनाने में हेल्प भी करता है। हमारे जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या है? कार्बन बेस्ड है। हमारी सेल वॉल ही क्यों ना हो, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कार्बन के ऊपर ही बेस्ड है। चलिए, एक्टिविटी 4.1 में वी कैन सी कि थिंग्स जो मेटल की बनी हुई है, थिंग्स जो क्ले की और ग्लास की बनी हुई है, और उसके साथ अदर आइटम्स में जो मैंने मेंशन किया, जैसे फूड ग्रेन्स हो, क्लॉथ्स हो, लेदर हो, शूज हो, प्लास्टिक हो, बुक्स हो, मेडिसिन हो, वुड हो, पेपर हो, ये सब चीजें किससे बनी हुई हैं? कार्बन और उसके कंपाउंड से ही बनी हुई है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग इन कार्बन। हम क्या समझेंगे अब? कार्बन के अंदर बॉन्डिंग, और कार्बन की बॉन्डिंग जो है वो कौन सी है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो चलिए इसको अब ध्यान से समझते हैं। कार्बन की बॉन्डिंग जिसे हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्या समझेंगे हम सबसे पहले? कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स, चलिए प्रीवियस वीडियो में अगर आपको बच्चों याद हो तो हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जरूर जाके यूट्यूब में जरूर जाके सर्च कीजिएगा। उसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले केस में आयनिक कंपाउंड डिस्कस किया था। अब हम क्या करेंगे, आयनिक के जैसा, आयनिक कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। आयोनिक कंपाउंड्स में, आयोनिक कंपाउंड्स कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं या आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसे बोलते हैं। नाउ कोवेलेंट कंपाउंड्स में, कोवेलेंट कंपाउंड्स में, कोवेलेंट कंपाउंड्स में शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इसको भी हम और विस्तार से अच्छे से डिस्कस करेंगे। और हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में बोलेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड बना कैसे है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बन रहा है तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनेगा आयनिक बॉन्ड? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। कोवेलेंट कंपाउंड्स मैंने आपको बताया कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये बनते हैं आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। तो चलिए इसके बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा अब और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। क्या होते हैं ये, क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो चलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम सबसे पहला एक एग्जांपल ले लेंगे। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे किसमें? आप प्लीज इन बातों को नोट डाउन करते रहिएगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स, हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स जो बनेगा आपका दो नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। सबसे पहली बात क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स दो नॉन मेटल्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा
नॉन मेटल्स होने चाहिए, नॉन मेटल्स, NM प्लीज फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, नॉन मेटल्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, आपका क्लोरीन हो सकता है, आप N2 के बारे में अभी नाइट्रोजन के आप कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे, N2 के बारे में, है ना। उसी तरीके से नॉन मेटल्स के बीच में देखो, ऑक्सीजन है नॉन मेटल है, क्लोरीन है नॉन मेटल है, नाइट्रोजन है नॉन मेटल है, उसके साथ साथ हमारे पास कार्बन है नॉन मेटल, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो इन्हीं नॉन मेटल्स के बीच में जो कंपाउंड्स बनते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहला कोवेलेंट कंपाउंड अब हम स्टडी करने जो जा रहे हैं वो है हमारा ऑक्सीजन। देख, सबसे पहले हम ऑक्सीजन से नहीं क्लोरीन से समझेंगे। हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद क्लोरीन। Cl2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्लोरीन। फॉर्मेशन ऑफ, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में हम क्या करते हैं, सब इसका कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है। आपको एटॉमिक नंबर्स 1 से लेकर 20 तक के लर्न होने चाहिए। आपको इस एटॉमिक नंबर्स पे बेस्ड मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया हुआ, उसमें से जाके आप एटॉमिक नंबर्स के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। एटॉमिक नंबर लेट से क्लोरीन का कितना होता है, 17। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, EC जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसके अंदर एटम भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने होंगे, वो भी होंगे 17। ठीक है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है उस, एंड प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 प्रेजेंट होंगे। और ये फिल कैसे होंगे, 2 8 कितना हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 और ऐड कर दो तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 17। अब ध्यान से सुनिएगा, ये शेल्स बने हैं। सबसे पहला शेल है K शेल, उसके बाद है L शेल, उसके बाद है M शेल। हम ध्यान से समझिएगा, K शेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं। अभी आप इस पे ध्यान ना दीजिए, हमने 17 में से 2 भर दिए, K शेल में हमने कितने भर दिए, 2 भर दिए, मैक्सिमम 2। उसके बाद L शेल में हम मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 8 जा सकते हैं, हमने 8 भी भर दिए। तो इस 17 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए हैं, बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस में चले गए, M शेल में चले गए। समझे आप, M शेल में लास्ट बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स चले गए। ठीक है, अब आपको ये बात याद रखनी है कि आउटर मोस्ट शेल में हर एटम या एलिमेंट जो होता है, हर एलिमेंट क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो ऑक्टेट। क्लोरीन वांट्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। वो क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है ऑक्टेट रूल या अपना ऑक्टेट। मतलब यहां पे अभी 7 है, अगर यहां 7 की जगह 8 हो जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। ठीक है, तो क्लोरीन भी क्या चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। अब कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये दूसरी चीज क्या कर सकता है, या ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर लेगा, या ये क्या करेगा, अपने साथ के साथ लूज कर देगा। अब आप खुद सोचिए, साथ के साथ लूज करना इज क्वाइट टफ, वेयरएज एक एक्सेप्ट करना इज वेरी इजी, है ना। तो अब ये क्या करेगा कि ये कैसे एक्सेप्ट करे या कैसे शेयर करे किसी के साथ, ये एक और क्लोरीन ढूंढेगा। ये क्या करेगा, एक और क्लोरीन ढूंढेगा। तो चलिए हम इसका एक पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज करो ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन है। हमने क्या करा, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। मैंने बनाया, इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैं बना रहा हूं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के बनाने, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब भी डिस्कस कर रहे होंगे। आउटर मोस्ट शेल के मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूं। ये बचा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी क्या बोला था कि ये किसी और क्लोरीन को ढूंढेगा, एक क्लोरीन को और ढूंढेगा। सपोज इस क्लोरीन को मैं ब्लैक से बनाता हूं, ये लो, ये एक और क्लोरीन इसने ढूंढा, इसके मैं इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं स्टार से, और एक यहां पे, है ना। अब देखो हो क्या सकता है कि या तो ये क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इस क्लोरीन को दे दे, या ये वाला क्लोरीन कहेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। सपोज करो, ये ऐसा होता नहीं है, सपोज करो इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो अब इधर देखो, इसके पास तो 8 पूरे हो गए ना, पर इसका जो था ये 1 भी चले गया। इसके पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, इसके पास तो 6 बचे। भाई अगर ये अपने 8 दूसरे के 8 पूरे करा रहा है, तो दूसरे के 8 पूरा कराने से पहले ये अपने ना 8 पूरे करे इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा केस जब अराइज होता है तो ये दोनों एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं,
म्यूचुअल एग्रीमेंट या एक समझौता करते हैं या ये शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग कैसे करेंगे? ये जो ब्लू वाला क्लोरीन है ये बोल देगा ब्लैक वाले क्लोरीन को, चल आज से तेरा क्लोरीन मेरा। इसने क्या बोला कि आज से तेरा क्लोरीन मेरा। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? 8 हो गए। सिमिलरली अब ये जो ब्लैक वाला क्लोरीन है इसकी बात करते हैं। ये ब्लैक वाला क्लोरीन इस ब्लू वाले क्लोरीन को बोलेगा कि भाई एक काम कर कि ना तू एक इलेक्ट्रॉन तू मुझे भी अपना दे दे, क्योंकि मैंने तुझे अपना एक दिया तो तू मुझे एक दे दे। हम ऐसा करते हैं, दोनों के दोनों शेयर कर लेते हैं। तो अब इस केस में क्या हुआ? ये देखो, अब इस ब्लैक वाले के भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ब्लू वाले ने क्या करा, इसके साथ शेयर कर लिया। जैसे मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8th जो है वो इस ब्लू वाले क्लोरीन का है। इन दोनों ने बेसिकली क्या करी? शेयरिंग करी। जब, बहुत ध्यान से समझना, जब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड? सिंगल कोवेलेंट। सपोज करो ये क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे बनाते हैं, चलो, ये ब्लू वाले का एक इलेक्ट्रॉन और ये ब्लैक वाले का एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों एक साथ जुड़ गए। तो अब क्या बन गया? इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। वी कॉल दिस बॉन्ड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपने इस पूरे प्रोसेस में क्या समझा कि क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। अपार्ट फ्रॉम, अच्छा चलो एक छोटी सी और बात और बता देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अगर आपने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझा, यहां शेयरिंग हुई है। आपको मैंने आयोनिक बॉन्ड के, अगर हम सब डिफरेंस जानना चाहे, आयोनिक बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था? Na था, सोडियम था और क्लोरीन था। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281, है ना, और क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। के शेल में 2 होने चाहिए, एल में 8 होने चाहिए। इसके भरे हुए हैं शेल्स, पर इसका जो आखिरी शेल है एम, उसमें होने कितने चाहिए थे? 8 है। कितने? 1। तो या तो ये किसी से 7 एक्सेप्ट करे या अपना एक ही लूज कर दे। तो इसके लिए ये एक लूज करना बहुत इजी होता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको देगा? क्लोरीन को देगा। क्यों देगा? क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पे अब क्या बन जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्लोरीन का पेट भी भर गया, या क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल भर गया। सोडियम का आउटर मोस्ट शेल अब जो होगा ये 1 ना रह के एल शेल हो जाएगा, और एल शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा? यहां पे कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन का एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तब जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। क्योंकि जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसमें पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इसमें नेगेटिव आयन बन जाएगा, है ना। इसके बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको इसके बारे में और जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसके ऊपर भी इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दूंगा। दिस वाज ऑल अबाउट योर आयोनिक बॉन्ड, और बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेयरएज यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस क्लोरीन के केस में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ये था हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हेडिंग डालिएगा, यहां से क्लोरीन फॉर्मेशन, यहां पे आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, और क्लोरीन का आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्लोरीन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इसमें होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर भी 17 होता है। और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आप बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे जो होगा ऑक्सीजन का। दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीजन का कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पॉज करते रहिएगा, अगर आपको नोट्स उतारने हो, जब आप नोट्स उतारेंगे तो वीडियो को जरूर पॉज करें। तो चलिए अब हम फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन समझते हैं। क्या समझेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन कोवेलेंट कंपाउंड की तरह ही होता है, मतलब ऑक्सीजन खुद भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। फॉर्मेशन इसका भी सेम रहेगा जैसे आपने प्रीवियस अभी क्लोरीन का देखा था। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक नंबर देखते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक, नॉट इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का हम क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे, वो कितना होता है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 8। इसके जो के एल शेल होंगे, के शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2, एल शेल में कितने जाएंगे इसके पास 6। एल शेल में होने कितने चाहिए थे 8। यही ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी 8, ठीक है, तभी वो एटम स्टेबल है। अभी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, अपने ही जैसे एक और ऑक्सीजन को ढूंढेगा। क्या करेगा ये, अपने ही जैसे एक और ऑक्सीजन को ढूंढेगा। जैसे ये एक ऑक्सीजन आया, अब मैं इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। ये क्रॉस क्रॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, 2 ये और 2 ये। अब सर ने यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बनाए? पहली बात तो यहां टोटल 6 ही थे, और सर ने स्ट्रेटेजिकली इसको राइट साइड पे ही क्यों रखा? अब इस वाले में देखना आप, एक और ऑक्सीजन बना रहे, इस ब्लैक वाली ऑक्सीजन ने एक और ऑक्सीजन ढूंढी जो ब्लू वाली थी। ब्लू वाली सिर्फ कलर्स मैं आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूं कि 2 अलग अलग ऑक्सीजन है। इस ब्लू वाली ऑक्सीजन के मैं इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, इसके मैंने इलेक्ट्रॉन स्ट्रेटेजिकली राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे रखे हैं, इसके मैंने राइट साइड पे रखे थे। अब देखो होगा क्या, ये ऑक्सीजन, ब्लैक वाला ऑक्सीजन ब्लू वाले ऑक्सीजन को क्या बोलेगा कि चलो ऑक्सीजन हम एक काम करते हैं, हम ना शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। कैसे करेगा ब्लैक वाला शेयर? ये क्या करेगा, ब्लू वाले ऑक्सीजन को बोलेगा कि तू मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, या 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले, ठीक है। उसी तरीके से ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन, ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन, ब्लू वाला ऑक्सीजन ब्लैक वाले ऑक्सीजन को क्या बोलेगा कि भाई अगर मैं तेरे साथ अपने 2 शेयर करूं तो तू मेरे साथ अपने 2 शेयर क्यों नहीं कर सकता? तो वो भी क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे। चलो अब देखो, आप ब्लैक वाले के, हम पहले ब्लैक वाले के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 2 तो इसने शेयर करे हैं। अब ब्लू वाले ऑक्सीजन के काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों ने अपने शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स, या हाँ, दोनों के आउटरमोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, शेयरिंग के द्वारा हुए हैं। कैसे हुए हैं बच्चों? शेयरिंग के द्वारा हुए हैं। चलिए अब हम यहां देखते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये क्रॉस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं। और सिमिलरली एक ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लू रंग का था, है ना, ये ब्लू वाला ऑक्सीजन है। अब इस ब्लू वाले ऑक्सीजन में देखिए तो एक डॉट और एक डॉट। अब आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, पिछले वाले केस में क्या हुआ था, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन ने दिया था। इस केस में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में भी बॉन्ड बन गया। तो इस बार जो बॉन्ड बने वो 2 बने, इसे हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, और नाम है इसका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। वी कॉल इट एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो दैट इज द केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, हमेशा डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट केस इज ऑफ नाइट्रोजन। चलो अब हमने ये समझ लिया कि ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई, क्लोरीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना था। अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे नाइट्रोजन के केस में बॉन्डिंग। नाइट्रोजन के केस में भी बहुत इंटरेस्टिंग बॉन्डिंग देखने को मिलती है। सपोज करो N2 मॉलिक्यूल मुझे बनाना है। अच्छा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप सब फटाफट से गेस करो कितना होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, सोचो सोचो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। चलो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2,5, है ना, 5। आउटरमोस्ट शेल में होना कितना चाहिए था, 8, है कितना, 5। 3 किससे लें, 3 किससे लें, अपने जैसा एक नाइट्रोजन दोस्त ढूंढ लेते हैं जो हमें 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। चलो देखते हैं कैसे देता है वो। चलो हमारे पास, हम सबसे पहले यहां पे, इसमें स्ट्रेटेजिकली मैं यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा। ध्यान से देखना, स्ट्रेटेजिकली मैंने इसमें इस साइड 3 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, 3, और ऊपर बन गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसी तरीके से इसने ब्लू रंग के नाइट्रोजन को ढूंढा, और उस ब्लू रंग के नाइट्रोजन के पास भी स्ट्रेटेजिकली लेफ्ट साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और ऊपर 2। अच्छा, इसको हम स्टार से बना देते हैं ना, 1 2 3, 1 2, है ना, स्टार से बना दिए। 5 इलेक्ट्रॉन ने इस नाइट्रोजन के बना दिए, 5 इसके बना दिया। अब ब्लैक वाला फिर से शाना, वो कहेगा कि जी ब्लू वाले भाई साहब आप एक काम करो, अपने ना 3 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ मुझे दे दो, या 3 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो।
और ब्लू वाला भी शाना वो कहेगा कि ठीक है मेरे 3 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपने 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो ब्लैक वाले के पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए ब्लू वाले के, और ब्लू वाले के पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए ब्लैक वाले के, दोनों का काम हो गया। वाह, कैसे? काउंट करो। अब इस वाले नाइट्रोजन, ब्लैक वाले नाइट्रोजन पे काउंट करते कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 3 ब्लू वाले के शेयर करे। अब ब्लू वाले पे काउंट कर लेते कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्लू वाले पे भी कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। यही तो चाहते थे ये लोग कि इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, 5 ना रहे 8 आ जाए। दोनों के शेल्स फिल हो गए, दोनों ही स्टेबल हो गए। ठीक है, दोनों इस केस में क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो चलिए अब देखो यहां पे इस नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए और इस नीले वाले नाइट्रोजन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए और तीनों के 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने दिए। और अगर अब हम देखें, इसने इसके साथ बॉन्ड बना ली, इसने इसके साथ बॉन्ड बना ली, इसने इसके साथ बॉन्ड बना ली, तो कितने बॉन्ड बना ली, 3 बॉन्ड बना ली। कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। और नाम क्या बना ली, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यही था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। सबसे पहले हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। उसी की तरह हमारे पास और भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस से, अच्छा आपके जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा और जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये टोटली प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। पहले एनसीईआरटी के बहुत सारे अच्छे नोट्स बनाए गए हैं, उसी के ऊपर ही हमारा सारा का सारा वीडियो रहने वाला है। इंपॉर्टेंट आपकी सारी बातें आपको हैंड टू हैंड बताई जाएंगी। लेट्स से H2O। H2O एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अभी तक तो हमने मॉलिक्यूल पढ़े थे, एक कंपाउंड आ गया। कोवेलेंट बॉन्ड्स जिसमें होते हैं, इसमें भी शेयरिंग वाला काम होता है। क्या होता है, शेयरिंग वाला काम होता है। अच्छा H2O में क्या क्या है, एक तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या क्या है, हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। चलो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताइए, 8 ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, 8 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसके के शेल में सिर्फ 1 आएंगे। चाहिए कितने, 2। के शेल में कितने मैक्सिमम चाहिए होते हैं, 2। और एल शेल में यहां पे कितने हैं, 6 है, और चाहिए कितने मैक्सिमम, मैक्स यहां पे कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, पर है नहीं, कितने हैं, 6 है। तो ये भी क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा बच्चों, शेयरिंग करेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वाटर में शेयरिंग कैसे होती है। सपोज करो मैंने नीले रंग की ऑक्सीजन बना ली, नीला बिल्ला ऑक्सीजन। कौन सा बिल्ला, नीला बिल्ला। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब फिर सर ने स्ट्रेटेजिकली एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। क्यों डाला ये समझते हैं। चलो अभी हमने क्या देखा, नीले बिल्ले के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा 6 है, होने कितने चाहिए थे, 8। तो ये क्या करेगा, ये एक चलते हुए हाइड्रोजन को बुलाएगा अपने पास कि भाई आजा। वैसे भी हल्का सा होता है, पकड़ लिया उसे कि इधर आ, एक काम कर, तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे अपना। क्या करेगा ये, हाइड्रोजन को क्या बोलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे अपना। अब इसके पास कितने हो गए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 7 हो गए। अच्छा इसका फिर काम नहीं बना, तो ये बोलेगा अपने दोस्त को भी बुला, अपने फ्रेंड को बुला ला। तो एक और हाइड्रोजन आ जाता है इसका फ्रेंड, उसके पास भी कितने, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप अगर ध्यान से देखें, इस केस में क्या हुआ, ऑक्सीजन ने, इस चालाक नीले बिल्ले ने क्या करा, यहां से अब इस नीले बिल्ले के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीले बिल्ले के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका शेल भर गया। उस तरीके से इस काले बिल्ले को देखो, जो हमारा हाइड्रोजन है, इसके पास एक क्रॉस और एक, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का और एक ये डॉट। इसके पास खुद के कितने हो गए, 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 2। उसी तरीके से यहां पे भी कितने हो गए, 2। तो दिस वे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फिल्ड देयर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, अपना आउटर मोस्ट शेल भरा, बन गया हमारा पानी। तो ये था हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड। चलो इसी के साथ साथ हम फटाफट से देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन CH4, किसके बीच में,
CH4। अभी ये CH4 क्या है? अभी तक H2O सुना, CO2 सुना, अब ये CH4 क्या आ गया? चलो इसके बारे में अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए बता देते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका नाम है मीथेन। भाई साहब सुना भी होगा आपने, फ्लेमेबल गैस है मीथेन। मीथेन, ठीक है, मीथेन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, ये कोवेलेंट कंपाउंड किसका है? कार्बन का। किसका है? कार्बन का। अब इसके कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में हमने और पढ़ना है, तो चलिए पहले मीथेन का डिस्कशन करते हैं। मीथेन में कौन कौन दिख रहा है आपको? एक तो कार्बन दिख रहा है जी, और मुझे 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अरे वाह, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। चलो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2 4, 4 + 2 6 है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1 ही होता है बेचारा, इकलौता ही है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है बेचारे पे, और नंबर 1 है। नंबर 1 के पास इलेक्ट्रॉन भी 1 ओनली। अच्छा, अब हम इसका बनाते हैं मीथेन। अभी कार्बन और हाइड्रोजन को पकड़ेंगे और इसका मीथेन बना देंगे। कैसे बनाएंगे भाई? चलो भाई, हम देखते हैं कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में 4 चाहिए, कितने? 8। अब 8 बनाने के लिए मुझे और कितने चाहिए? 4। या तो मैं बोलूंगा भाई कि किसी को बोलूंगा कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसा कोई है नहीं। ऐसा सिर्फ कार्बन ही होता है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, वो अपने 4 डोनेट कर दे। पर कोई क्यों करेगा डोनेट? ऐसे केस में क्या होता है, कार्बन जो होता है शेयरिंग ही करता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की। कार्बन इस मीथेन के केस में हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। लेट्स से मैं यहां पे कार्बन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? कार्बन। चलो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ओके, बन गया। ब्लैक से काला बिल्ला कार्बन है इस बार, और नीला बिल्ला बनेगा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ब्लू से मैंने, और ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अरे, कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने क्या समझदारी दिखाई? इसने 4 हाइड्रोजन को बुलाया, और इसको पता था कि हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक काम करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से ले लेते हैं, 4 हाइड्रोजन को बुलाते हैं, और चारों का एक एक इलेक्ट्रॉन मैं अपने पास ले लूंगा। तो अब इस काले बिल्ले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 4 से 8 हो गए। और नीले बिल्ले हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2। इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 2, इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 2, इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 2। सबके पास, चारों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यही तो चाहिए था उसे, है ना। हाइड्रोजन को अपने इस शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? मैक्सिमम 2 चाहिए थे। और इस काले वाले कार्बन को क्या चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। इस तरीके से इस शेयरिंग वाले प्रोसेस में कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और हमारे हाइड्रोजन भाई साहब के पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग और फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक कार्बन भाई साहब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कार्बन जी के बारे में। चलिए जी, कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन जो होता है हमेशा कैसे कंपाउंड्स बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन आपको हमेशा कैसे कंपाउंड्स बनाते हुए दिखेगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हुए दिखेगा। पर चलो, उससे पहले कि वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाए, हम उसके बारे में कुछ समझते हैं। चलो, सपोज करते हैं हम कार्बन की थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझते हैं। कार्बन के साथ ना छोटी मोटी गड़बड़े आ गई। क्या है कार्बन के पास? सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे कार्बन। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर, AT डॉट नंबर, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ? 6। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2,4। चलो, बिफोर आए इसके बारे में हम बात करें, ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल को रिवाइज करते हैं। ऑक्टेट रूल, चलो मैं यहां लिख देता हूं साइड में, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑक्टेट रूल, OCTET, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 हो, चाहे वो L शेल हो, चाहे वो M शेल हो, चाहे वो N शेल हो। अच्छा, L, M और N एंड सो ऑन, जितने में L M N O P Q R S T U V X Y Z, सारे ये इस तरीके से शेल्स आगे चलते हैं। कितने भी शेल्स हो सकते हैं। N शेल में या आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। उसी तरीके का ड्यूप्लेट रूल है। ड्यूप्लेट रूल क्या बोलता है कि के शेल में, कौन से रूल शेल में? के शेल ओनली। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2। तो चलो ठीक है, अब आप मुझे बताओ, इसमें कार्बन में क्या ड्यूप्लेट रूल सेटिस्फाइड है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। क्या ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई है? नहीं। ऑक्टेट रूल कहता है कि आफ्टर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां तो कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 हैं। अब
बाकी के 4 कहां से लाए जाएं? बाकी के 4 कहां से लाएगा? कार्बन, बेचारा कार्बन। अच्छा 4 अब ये कैसे ला सकता है? या तो ये क्या करे, अपने 4 को लूज कर दे। क्या कर दे? कार्बन लूज कर दे। चलो मैं इसका कार्बन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी आपको बना के देता हूं। ये लेट से कार्बन है, एक अंडा बनाते हैं, ठीक है। और यहां पे अच्छा एटम की बात आपको एक बता दें, अगर एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। प्रोटॉन कितने होंगे? 6। पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे? 6 और 6 ही नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर 6 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 6 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ऐसे केस में आप देखो जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो एटम कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। एटम न्यूट्रल कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। और अगर आप सपोज करो कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इससे अलग बात है, कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर सपोज करो उसके पास आपके कितने थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे, ठीक है। सोडियम की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। सोडियम ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, -1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। और प्रोटॉन इसके पास अभी भी कितने हैं? 11। लूज तो इलेक्ट्रॉन किया ना, प्रोटॉन नहीं लूज हो सकता, वो तो न्यूक्लियस में बैठा होता है, बहुत स्टेबल होता है ना। इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया सोडियम ने, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। कितना हो गया इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और प्रोटॉन इसके पास कितना रह गया? अभी भी 11 का 11। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 11 है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे ज्यादा हो गया, तो इस पे चार्ज भी कैसा आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं? आयन जो लिखते हैं वो Na पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि अब ओवरऑल एटम के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव आ गया है ना। तो ये एक बेसिक सी बात थी कि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। सपोज करो हमारे क्लोरीन भाई साहब है। अभी हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं 2 मिनट में, ये भी जरूरी है, बेसिक बात होती है, हमें पता होनी चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287। अब ये साथ में क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा देता है, +1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इस क्लोरीन के पास प्रोटॉन कितने हैं? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17, है ना। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ये 17 से कितने हो गए? 18 हो गए। अब अगर 18 हो गए तो मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया और पॉजिटिव चार्ज अभी भी 17 है। नेगेटिव चार्ज 18 है, पॉजिटिव चार्ज 17 है, तो नेगेटिव चार्ज विंस और क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है? ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दिस इज हाउ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर फॉर्म्ड। ओके, एनीवेज अब हम आते हैं हमारे कार्बन एटम के बारे में बात कर रहे थे हमने। एटम न्यूट्रल है, वो समझाने के लिए मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब आता है उसके ऊपर वो भी समझाया। अब हम क्या बना रहे थे? कार्बन एटम बना रहे थे। कार्बन एटम को अगर मैं ड्रॉ करूं तो हाँ, अभी हमने डिस्कस करा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो बीच में कितने होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में। ये मैंने इसका बनाया के शेल। के शेल में मैंने कितने डाल दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और एल शेल में कितने डाल दिए? 1 2 3 4। आपकी बुक में बहुत अच्छे से मेंशन होगा, प्लीज वहां से बनाइएगा। सर की ड्राइंग थोड़ी सी ज्यादा ही अच्छी है शायद, है ना। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेगा ये? 4 किसी को देगा या किसी से लेगा? ये क्या करेगा? सपोज करो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने शुरू कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए? 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अभी मैंने आपको बताया प्रोटॉन कितने हैं इस पे? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, है ना। अब इसने क्या करा? 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। आफ्टर लूज कर दिए अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे प्रोटॉन कितने बचे? 6। और इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 बचेंगे। जब 4 इसके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो 2 बचेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। क्या ये फायदे की बात है? मैंने आपको बोला ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? हमेशा बराबर होने चाहिए। क्या बराबर रहे? नहीं। इस बार क्या हुआ? इसने लूज कर दिया तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 6 प्रोटॉन को 6 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा। अच्छा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप देखो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव
कम हो गया। तो अब ये 6 पॉजिटिव, पहले तो 6 के 6 नेगेटिव को अट्रैक्ट करे थे, अब 6 पॉजिटिव सिर्फ 2 के 2 नेगेटिव को अट्रैक्ट करें तो इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, इनस्टेबल हो जाता है। ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, तो बहुत ज्यादा इनस्टेबल हो जाएगा इस केस में। अब अगर कार्बन क्या करे कि भाई उसने कहा कि चल ठीक है, लूज करके मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं तो गेन कर लूंगा, मैं किसी से छीन लूंगा। चलो देख लेते हैं। इसके पास प्रोटॉन कितने थे? 6। इसने क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अभी बन गया है सुपर खतरनाक कार्बन। सुपर खतरनाक कार्बन के पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इस पे इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। क्या हो गए? 10 हो गए। आप वो क्या बोलते हैं उसे, जो रस्सी खींचने वाला टग वॉर बोलते थे, जिसमें हम रोप खींचते थे, एक रोप होती थी और यहां पे भी आपके फ्रेंड्स खड़े होते थे, और सपोज करो यहां पे भी आपके फ्रेंड्स खड़े होते थे, है ना, और यहां पे भी फ्रेंड्स खड़े हुए, और रस्सी के दूसरी साइड भी फ्रेंड्स खड़े होते थे। आई कैन नॉट रिकॉल इट द नेम ऑफ द गेम, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम होता था, मजा आता था। हमने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ खेलते थे। खैर, अब हम बात नहीं करेंगे कि कौन हारा कौन जीता, क्योंकि स्टूडेंट जीते तो फिर स्टूडेंट के फेवर में बोल रहे हैं सर, अगर टीचर जीते तो टीचर के फेवर में बोलते रहते हैं सर, सारे टीचर्स एक जैसे होते हैं, तो हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। सपोज करो ये 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 6 प्रोटॉन है। ये 6 प्रोटॉन क्या करेंगे? इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पकड़ के रखेंगे। यहां पे भी 6 जाने, यहां पे भी 6 जाने, सबकी ताकतें सेम है, इसकी भी ताकत सेम है, इसकी भी ताकत सेम है, तो रस्सी यही रहेगी ना, मूव नहीं होगी कहीं पे, स्टेबल हो जाएगी। बेसिकली क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। अब सपोज करो मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं, यहां वाली साइड और लोग आ गए, 6 थे, अब हो गए 7, 8, 9, 10। अरे भाई साहब, क्या इधर 10 हैं और इधर सिर्फ 6 हैं? यहां टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अब? 10। 6 प्रोटॉन्स खींचने वाले 6 हैं और इधर की साइड खींचने वाले 10 हो गए, तो कौन सी साइड जाएगा ये ज्यादा? इस साइड शिफ्ट होता चला जाएगा ना, है ना, अनस्टेबल हो जाएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्या कर दे? 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेगा, तब भी ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कार्बन करता है शेयरिंग, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। हमें तो नहीं लगता शेयरिंग इज केयरिंग है। चलो, हो सकती है। चलिए, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, गेन और लूज ये नहीं करता, क्योंकि गेन और लूज करने पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है। नाउ कम्स एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। किसके बारे में बात करेंगे हम? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को समझने के लिए हम देखते हैं पहले इसके नोट्स। चलो, नोट्स में देखते हैं। सबसे पहला वी हैव एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट क्रिस्टल लाइक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन, और कार्बन जो है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं इन सब्सटेंसेस की। जो कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होगी, बट केमिकल नेचर जो होगा वो एक जैसा ही होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सर ये कुछ समझ ही नहीं आया, आप क्या बोल गए इतना सारा, है ना। अब इसे ध्यान से समझते हैं। मैंने आपको बताया एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में कि कार्बन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला एलोट्रॉप हम पढ़ लेते हैं, डायमंड। सबसे पहला एलोट्रॉप कौन है? डायमंड भाई साहब। और दूसरा एलोट्रॉप कौन है? ग्रेफाइट। और तीसरा होता है बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, चलो, डायमंड और ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब डायमंड हार्ड है और ये इतना हार्ड नहीं है। ग्रेफाइट उतना ज्यादा कंपैरेटिवली डायमंड जितना हार्ड नहीं है। डायमंड तो नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना। तो डिस्टिंक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? कि वो हार्ड है, वेरएज ग्रेफाइट की वो प्रॉपर्टी है कि वो उतना ज्यादा कंपैरिजन में हार्ड नहीं है, सॉफ्ट होता है, और लेयर्स होती हैं बेसिकली ग्रेफाइट में। ठीक है, बट केमिकल नेचर की बात करें तो सेम है। कैसे केमिकल नेचर सेम है? दोनों कार्बन के बने हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग है दोनों में, है ना। कार्बन के बने हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग है दोनों में, तो इसीलिए केमिकल नेचर तो सेम, बट फिजिकल नेचर
डिफरेंट, है ना। मतलब कि दो इंसान है, दो इंसान सपोज करते हैं, एक बहुत ज्यादा मोटा है और एक ज्यादा बहुत सुकड़ू सा है, पर दोनों का नेचर सेम है, दोनों का अंदर का नेचर सेम है, दिखने वाला फिजिकली दे आर डिफरेंट, बट दोनों का बिहेवियर, दोनों का सोचने का क्षमता, केमिकली दे आर सेम, है ना। तो इसी तरीके से डायमंड ग्रेफाइट भी क्या होते हैं, फिजिकली डिफरेंट और केमिकली सेम। अच्छा, अब आपको खोलनी है एनसीईआरटी किताब और वहां पे डायमंड का स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर और फुलरीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है बच्चों, उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। डायमंड में जो होती है आपकी एक कार्बन एटम जो है वो आसपास चार, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण एक रिजिड सा स्ट्रक्चर बन जाता है और 3D स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। एग्जाम में पूछ लेगा पक्का। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं, कैसे बनता है, एक कार्बन अपने आस पड़ोस के 4 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये आप स्ट्रक्चर में देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी क्या होता है कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, एक कार्बन कितने से, 3 से जुड़ा हुआ होता है, डायमंड के केस में 4 से जुड़ा हुआ था, अब 3 से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक जगह खाली है, उस खाली जगह पे कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। वेरस डायमंड भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके एक कार्बन पे 4 कार्बन चिपके हुए हैं और वो चारों के चारों बाकी के 4 से चिपके हुए हैं, ठीक है, वो चारों के चारों 16 ऐसे, मतलब एक कार्बन पे 4 कार्बन चिपके हुए हैं, है ना। तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बट ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, क्योंकि 4 प्लेसेस में से सिर्फ 3 प्लेसेस पे कार्बन जुड़ा हुआ है, चौथी प्लेस जो है खाली है, वहां इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसीलिए आज तो नहीं, कभी भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से वैसे खेल नहीं करना चाहिए, पर नोटिस करना कि आप अपनी अगर पेंसिल लेते हो, जो ये जो पेंसिल्स होती है इनमें जो लेड डली हुई होती है, अंदर जो ग्रेफाइट की लेड डली हुई होती है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। इसे ट्राई करना, एक सेल लेना और बल्ब लेना, वायर से कनेक्ट करना, और वायर के साथ साथ वायर के बीच में ही उस पेंसिल की लेड को भी ज्वाइन कर देना, है ना, सर्किट बना देना पेंसिल की लेड के साथ, तो आपका देखना वो पेंसिल जो है ग्लो कर जाएगी, ठीक है, पेंसिल क्या कर जाएगी, ग्लो कर जाएगी। चलो अब वर्सेटाइल नेचर की बात कर लेते हैं। वर्सेटाइल नेचर कार्बन का क्या बोलता है कि कैटिनेशन, कौन सी नेशन, कैट्स का नेशन, है ना, जिसमें बहुत सारी कैट्स ही कैट्स हो, कार्बन कैट्स, सी फॉर कार्बन, सी फॉर कैट, है ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैटिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक कर जाता है, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ लिंक करा, एक कार्बन ने तीसरे कार्बन के साथ लिंक करा, तीसरे ने चौथे के साथ करा, चौथे ने पांचवे के साथ करा, पांचवे ने छठे के साथ करा, सारे के सारे कार्बन क्या करते रहते हैं, खुद के साथ ही लिंक कर सकते हैं। कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। और कौन सा बॉन्ड बनाएगा अगर कार्बन है तो, भाई साहब कोवेलेंट बॉन्ड, हमेशा याद रखना, कोवेलेंट के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो कार्बन हमेशा क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है, और बड़ी बड़ी चेन्स बनाते हैं। चेन्स, ब्रांच चेन और क्लोज रिंग के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। थोड़ा सा धीरज रखें। चलिए, नाउ कम्स टेट्रावेलेंसी। टेट्रा का मतलब 4, वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। टेट्रा का मतलब 4, वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कार्बन की कितनी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, 4। क्या कर सकता है कार्बन, कार्बन की वैलेंसी जो है 4 होती है। कार्बन जो है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, किन किन के साथ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एटसेट्रा, इन सब के साथ कार्बन क्या कर लेता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। तो चलिए, ये हमने कोवेलेंट, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, टेट्रा का मतलब 4, वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो 4 जानों से कंबाइन कर सकता है एक कार्बन, जैसे CH4 में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के साथ कार्बन कंबाइन कर सकता है। नाउ अब हम देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। अब ये आप थोड़ा थोड़ा
इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ जाने वाले हो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। इसको हम चलिए बोर्ड पे समझते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो चलिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में हम पहले समझते हैं। लेट मी ग्रैब माय पेन 150। ओके चलो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। अच्छा सैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम अच्छा सैचुरेटेड होते क्या है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। पहली बात तो क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। पहले इसको फटाफट से रब करते हैं। हमारा कौन सा आया, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कैसा आया, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड। ओके सैचुरेटेड। अच्छा भाई सैचुरेटेड क्या कर रहे हैं हम कब से। सैचुरेटेड कंपाउंड, इनमें कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा बच्चे। कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और फॉर्मूला भी है इनका भाई, ऐसी वैसी बात नहीं है, फॉर्मूला भी देख लो इसका फॉर्मूला, सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इन सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड्स को बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन्स। क्या बोलते हैं, एल्केन्स। और एल्केन्स बनाने का फॉर्मूला है CnH2n+2। ये हमारे कौन से होते हैं, सैचुरेटेड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। इसके बारे में भी हम बात करते ही रहेंगे, सो डोंट वरी अगर समझ नहीं आया, अभी और समझोगे इसके बारे में। सैचुरेटेड कोवेलेंट कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सिंगल बॉन्ड होता है, कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नाम इनका क्या है, सैचुरेटेड एल्केन्स होते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, CnH2n+2। चलो अब हम पढ़ते हैं, सैचुरेटेड हो गया, अब होता है अनसैचुरेटेड। क्या होते हैं, अरे मैं कहाँ अटक गया, अरे अनसूता रेटेड लिख रहे जा रहे थे, सूता नहीं होता है बच्चों, सैचू होता है, सैचू, SATU, सैचू, RATED, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कौन सा आएंगे हमारे पास, एक पे तो होगा, अच्छा सैचुरेटेड में अगर सिंगल बॉन्ड था तो इसके पास होगा डबल। तो अनसैचुरेटेड दो टाइप के हो जाते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले। अच्छा कौन कौन से बॉन्ड वाले, डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाले और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, याद है ना, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के बीच में करा था हमने, ये तो आंखें बन गई किसी की, नाक चश्मा भी लगा रखा उसने। O2 है ना, O2 के केस में हमने दिखाया था ना, एक ऑक्सीजन उसके बीच में दो कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरी ऑक्सीजन। ओए सिंगल नहीं भाई साहब, डबल के साथ साथ ट्रिपल, सो सॉरी, अरे इतना भी क्या सॉरी, इंसान है, गलती हो जाती है। ये N है, 1 2 3, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल, 3, 1 2 3, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये किसमें मिलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अनसैचुरेटेड दो तरीके के होते हैं, डबल और ट्रिपल। अच्छा जैसे सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड को एल्केन बोलते थे, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड वालों को बोलेंगे एल्केन, के साथ आता है एल्कीन। कौन आता है, एल्कीन, एल्केन्स, एल्कीन। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वालों को बोलेंगे एल्काइंस। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 था, एल्कीन का हो जाएगा, यहां लिख रहे हैं CnH2n, सिर्फ CnH2n। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2, CnH2n-2। तो दिस वाज ऑल अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या बस इतना ही होना चाहिए था, इसको अपनी नोटबुक में जॉट डाउन कर लीजिएगा, नोट जरूर कीजिएगा। और अपने जो है, आप नोट्स जब मैं बनाता था, मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूं, आप क्या करो, उसे हिंदी में ही लिख दो। आपको नहीं उस समय समझ आया कि क्या था, जो भी मैंने बोला उसी को हिंदी में लिख लो। जब आप रिवाइज करोगे ना अपने नोट्स के साथ साथ, अपनी हिंदी जो आपने लिखी है उसको जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली चीजें बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएंगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जरूरी यही होता है कि आपको समझ आना चाहिए, है ना। अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में मैंने बात करी। अब चलो सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में और विस्तार से बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें। कौन सा बॉन्ड, सैचुरेटेड में आपका होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर नाम इनको बोला जाता है एल्केन्स। फॉर्मूला मैंने बताया CnH2n+2, CnH2n+2। चलो नाम देते हैं इन्हें सबसे पहले। अच्छा ये जो N है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, सबसे बड़ी बात। N = नंबर ऑफ C एटम्स। C एटम्स कौन से होते हैं, कार्बन भाई साहब के एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो चलो इनके नाम भी एक एक करके सबके फॉर्मूलाज में नाम भरते हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भरते हैं। चलो
एक टेबल बना रहे हैं, नंबर ऑफ सी एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाद उसका नेम, नेम जी, और उसके बाद उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। चलो, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? अगर 1 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 1 है, तो इस CnH2n+2 के फॉर्मूले में 1 पुट कर दो, n की जगह, जहां जहां n लिखा है वहां 1 पुट कर दो। ओके, फॉर्मूले पे बाद में आते हैं, पहले नेम, नेम इसका क्या बनेगा? देखो, सब जिसमें 1 कार्बन एटम होता है उसका नाम आता है मेथ, 1 कार्बन एटम वालों को मेथ, और ये एन एल्केन है तो इसका नाम बनेगा मेथ, और एल्केन का ANE जोड़ दो, मीथेन। क्या बना? मीथेन। याद है ना, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था मीथेन। दोबारा से सुनिए, अगर एक कार्बन एटम है तो नाम मेथ से स्टार्ट होगा, और सिंस हम एल्केन्स कर रहे हैं तो मेथ एल्केन्स का हम ANE इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा? मीथेन। क्या बनेगा? मीथेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1, तो फॉर्मूला जब इसका बनाएंगे तो n की जगह हम क्या कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। चलो, n की जगह 1 पुट करा, C n की जगह 1 पुट कर दिया, H 2 × 1 + 2, ऐसी कुछ होगा तो ये बन जाएगा, 1 को तो चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात होती है, 2 × 1 = 2 + 2 = 4, तो फॉर्मूला क्या बना इसका? CH4। क्या बना बच्चों फॉर्मूला? CH4। तो दिस इज हाउ वी फॉर्म, हम फॉर्मूला बनाते हैं मीथेन का। अब इसका स्ट्रक्चर, अब ये क्या था? स्ट्रक्चर भी हमने पीछे डिस्कस किया था, एक कार्बन होगा और सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, H H H H, और चारों इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उस पर कौन जुड़ जाता है? एक एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जुड़ जाता है, हमने पीछे डिस्कस किया था इसके बारे में। चलो, फर्स्ट वाज मीथेन। अगर कार्बन नंबर 2 हो तो क्या होगा? मेथ, उसके बाद आता है हमारा एथ, ETH। क्या आता है? 2 कार्बन नंबर के लिए वी यूज वर्ड एथ, नाम एथ, और एल्केन का एन जोड़ दो, ANE। क्या बन गया? ईथेन। क्या बना? ईथेन। इसके फॉर्मूले में पुट करते हैं तो n की जगह इस बार 2 पुट करना है, इस 2 इंटू, यहां पे भी n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4 + 2 6, C2H6। बनाएंगे कैसे? एक कार्बन, दूसरा कार्बन भाई साहब, 1 2 3 1 2 3। अच्छा, इसके बॉन्ड्स भर रहे हैं हम, देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन देना, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर हो गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक ही हाइड्रोजन का ले लेगा, एक हाइड्रोजन का और ले लेगा, एक हाइड्रोजन का और ले लेगा, तो 1 2 3 4, इन 4 के साथ 4 चीजें अलग अलग, एक ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन, चारों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। सिमिलरली यहां पे भी, अब आप देखो यहां पे हर कार्बन के चारों साइड्स मतलब फील्ड है, कार्बन की इस साइड पे भी एक हाइड्रोजन है, इस साइड पे एक हाइड्रोजन है, एक इस साइड पे हाइड्रोजन है, एक इस साइड पे कार्बन है ना? तो इसके चारों, जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उन सब पे कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ शेयरिंग होगी, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ कार्बन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन के साथ, है ना? तो आप देखो इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब शेयर्ड हैं किसी ना किसी के साथ, इधर की साइड कार्बन के साथ, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से शेयर्ड हो गए, है ना? ये हमारा केस रहा मिथेन का, इथेन का सॉरी। देन का मेथ एथ प्रोप, कौन आते हैं? प्रोपेन। अरे प्रोप, 3 कार्बन एटम वालों को हम यूज करते हैं नाम प्रोप। अच्छा, सिंस वी आर स्टडिंग एल्केन्स तो प्रोप और एन, और कार्बन नंबर जाएगा इसका 3C3, एन की जगह आप 3 पुट कर देंगे, और यहाँ पे 2 × 3 6 + 2 8, C3H8, 8, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन 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 का, ओ 3 थे भाई, ज्यादा नहीं होना, कार्बन, और यहाँ एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब इधर देखो 2 बार ये भरा हुआ है, मतलब 2 साइड से ये इसमें एक, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्यूपाइड है, एक को इस कार्बन ने ऑक्यूपाई कर लिया, एक को इसने कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके बच गए, वहां पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और, काउंट कर लो 3 6 2 8, 8 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है, ठीक है। मेथेथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन वाले को ब्यूट बोलते हैं, और नाम बनेगा इसका ब्यूटेन। फिर उसके बाद 5 वाला पेंटेन, ठीक है। 6th वाला हेक्स या सेप्ट, तो हेक्सेन या सेप्टेन, और 7th वाला, एक सेकंड, मेथेथ प्रोप ब्यूट BUT, पेंट हेक्स हेप्ट, सॉरी
हेक्स, 6 वाले को हम हेक्स बोलते हैं और नाम इसका हेक्सेन। सेप्टेन इज फॉर 7th, हेक्स, हेप्टा, 7 के लिए हम या तो वर्ड हेप्ट यूज करते हैं या सेप्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हेप्ट या सेप्ट। तो इसका नाम बनेगा हेप्टेन, ठीक है। 8th के लिए ऑक्टेन, ठीक है। तो ये हमारे नाम, और हमने बताया कि अगर 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो बुटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन। इसको आप बाकी के फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर आपका एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क रहेगा, और आप इनको एनसीईआरटी से टेबल से देख के भी इसका रेफरेंस ले सकते हैं। ये हमने पढ़ा सैचुरेटेड एल्केन्स का पूरा नॉमेनक्लेचर था। ये क्या था? नॉमेनक्लेचर था कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब कैसे बनता है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। चलिए अब इसे हम रब कर देते हैं। आप प्लीज वीडियो को पॉज करते रहें और जो भी आपको नोट्स इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन करते रहें। मेरी हिंदी में बोली गई बात को भी आप अपनी नोटबुक में एज इट इज अगर लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम्स, जब हम भूल जाते हैं कुछ चीजों को, है ना। तो अब हमने सैचुरेटेड कंपाउंड्स को बना लिया। अब हम बनाते हैं, चलो मेरे को, मैं लिखने से पहले मैं आपको बोलता हूं, आपको रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पेज नंबर 65 खोल लीजिए। पेज कौन सा? 65, ठीक है। पेज 65 पे आपको ब्यूटेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ब्यूटेन के बारे में। अच्छा, अभी हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाए ना, 3 तरीके के बन सकते हैं। एक बन सकता है चेन, कैसा स्ट्रक्चर? चेन। दूसरा बन सकता है ब्रांच्ड, कैसा स्ट्रक्चर बच्चों? ब्रांच्ड। और तीसरा बन सकता है रिंग। अरे वाह, अलग अलग। चलो अभी इनको भी देखेंगे सबसे पहले, पर अभी हम पहले देखते हैं पॉसिबल कार्बन स्केलेटन फॉर ब्यूटेन। यहां पे बनाते हैं, चलो। ब्यूटेन के क्या पॉसिबल कार्बन स्केलेटन हो सकते हैं? स्केलेटन समझते हो हड्डी, है ना। सपोज करो ये बीच में जो है ये कार्बन की हड्डियां हैं, ठीक है। और जो ये ऊपर जुड़ने वाला था ये मांस है। हमारे जैसे मसल और बोन होती है ना, अंदर बोन होती है और ऊपर हाइड्रोजन नाम का मसल लगा हुआ है, हाइड्रोमसल बोलेंगे हम इसे आज से, है ना। इस तरीके का मेथेथ प्रोप ब्यूट, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है ना। इसमें कार्बन का स्केलेटन, ये जो अंदर वाला कार्बन का स्केलेटन है, किस किस तरीके से आ सकता है? एक तो इस चेन की फॉर्म में आ सकता है, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस चेन की फॉर्म में हो सकता है, या ये क्या हो सकता है? ब्रांच की फॉर्म में हो सकता है। ब्रांच की फॉर्म में कैसे? एक कार्बन, एक ऊपर चले गया, एक ऊपर चले गया ना, घूमना भी तो है भाई, 2 घूमने के लिए चले गए। 2 कार्बन सीधे सीधे लाइन से जा रहे थे, मतलब सपोज करो स्कूल की लाइन चल रही थी, एक कार्बन, एक दोस्त उधर चले गए, एक दोस्त उधर चले गए, ये सीधे सीधे अपने क्लासरूम में चले गए। ये वाला प्रिंसिपल ऑफिस और ये वाला वॉशरूम चले गया, खत्म, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस वाले में चेन था और इसमें क्या है? एक छोटा मोटा ब्रांचिंग बना हुआ है, ठीक है। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर विद हाइड्रोजन हमने डिस्कस कर लिया था अभी। नाउ कम्स, सपोज करो मैं अब आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूं? साइक्लिक। कैसा स्ट्रक्चर? साइक्लिक। ये साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का। हेक्सेन में कितने वो होते हैं? हेक्सेन में, चलो मैं इसको एक बार थोड़ा सा यहीं पे बनाता हूं। अच्छा, अभी हम क्या बनाने वाले हैं? साइक्लिक में हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। किसका बनाने वाले हैं? हेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन। ये रिंग और साइक्लिक आप इसे बोल सकते हैं। ब्रांच्ड मैंने आपको दिखा दिया था, इसका टेबल का तो वैसे कुछ फायदा हुआ ही नहीं। चलो, रिंग या साइक्लिक। अभी हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमने चेन वाला पढ़ा जिसमें वो स्ट्रेट लाइन थी। ब्रांच वाला पढ़ा कि 2 ब्रांचिंग हो गई थी। ब्रांचिंग का मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ब्यूटेन का ही। ब्यूटेन का मैंने आपको रिंग स्ट्रक्चर तो चेन स्ट्रक्चर दे दिया था। ब्यूटेन का ब्रांच्ड स्ट्रक्चर अगर बनाना हो वो कैसे बनाऊंगा मैं? चलो, 1 2 3 4 घूमी घूमी, 5वें वाले मतलब 1 2 तीसरे चौथे की घूमी घूमी। यहाँ पे बना लो हाइड्रोजन। क्या करेंगे आप इसमें? पहले तो यहाँ से हाइड्रोजन फिल करना शुरू करते हैं। इसमें हाइड्रोजन फिल, इसमें, अच्छा 1 2 3, 3 जगह से तो ये जुड़ा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया। फिर ऊपर वाले में आप क्या करेंगे? इस कार्बन पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन गया। किसका? मेथ प्रोप ब्यूटेन भाई साहब का। किसका? ब्यूटेन का, ठीक है। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो गया। चेन स्ट्रक्चर देख लिया, ब्रांच स्ट्रक्चर देख लिया, तो अब भाई रिंग भी दिखा दो। रिंग सर्कल, रिंग होती है ना, अंगूठी वाला स्ट्रक्चर, वो भी समझ लेते हैं। अंगूठी वाला स्ट्रक्चर कैसा होगा? हम बात करते हैं हेक्सेन की। हेक्सेन 6 कार्बन वाला, याद आ गया ना? साइक्लोहेक्सेन कैसा?
साइक्लोहेक्सेन। इसका पहले तो स्केलेटल स्ट्रक्चर समझाते हैं। स्केलेटल स्ट्रक्चर सिर्फ हड्डी होगी, इस बार मसल नहीं होगा। ये कितना होगा, 1 2 3, ये 4 और उसके बाद हमारा 5 और यहां से छठा 6, है ना। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन। ये कौन सा है, हड्डी वाला स्ट्रक्चर है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब मैं इसको कंप्लीट कर दूं, अगर हड्डी के ऊपर मैं क्या लगा दूं, हाइड्रोजन्स भी लगा दूं, जो हम जिसे मसल बोल रहे थे, टिंग जा तो नहीं हो गए, 2 4 हाँ 6 पूरा। अब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ वैसे तो मैं इसको अगर ऊपर की तरफ लगा दूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, डिजाइनर आई लैशेज बना दो कार्बन की। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। देखो ये हड्डी वाला, दोनों में दीवार कर देते हैं, ये हड्डी वाला और ये हड्डी के ऊपर मसल वाला। ये आपका कौन सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन स्केलेटन। और ये हमारा क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है या कंप्लीट मॉलिक्यूल। ये हमने बनाया हेक्सेन का। उसी की तरह हमारा होता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। किसका, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, साइक्लोबेंजीन भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन या बेंजीन, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा इसका, बेंजीन, जीन, बेंजीन। बेंजीन का अच्छा ईन लगा हुआ है ना, जब हम एन लगा रहे थे तो एल्केन था, है ना। एन, एल्केन के लिए प्रीफिक्स क्या लिया जाता है, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स, बाद में लगता है सफिक्स। एल्केन, एल्कीन के लिए ईन लगता है लास्ट में। और जैसे एग्जाम्पल भी देख लो, ये इसका तो हो जाएगा मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ये इथीन, ठीक है। और मेथ, एथ, प्रोपीन, प्रोपीन। अच्छा एल्काइन का, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन में क्या लगता है लास्ट में, वाई, क्या लगता है, वाई। तो इथाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन वगैरह ये सब चलते रहेंगे, वाई लगता है ना। ये एल्केन के केस में थे। इधर बॉन्ड क्या है, सिंगल, इधर बॉन्ड क्या है, डबल, इधर बॉन्ड क्या है, ट्रिपल, है ना। तो 3 बॉन्ड वाला एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो बेंजीन ईन लगा हुआ है तो कौन सा वाला होगा, ये एल्कीन होगा। और कैसा बॉन्ड होगा इसमें, डबल बॉन्ड होगा। कैसे बना फॉर्मूला, अच्छा बेंजीन का होता है C6H6, फॉर्मूला की तरह होता है, 6 कार्बन वाला होता है ये C6H6। इसको बनाने के लिए हम 6 कार्बन की रिंग बनाते हैं, 2, ठीक है, इधर से भी 1 3, टोटल कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। अब 4 और ये 5 और ये बीच में जुड़ गया 1, 6, है ना, 6 बन गए। अब आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड्स। स्टार्ट विद ऑलवेज टॉप 1, टॉप 1 के लेफ्ट वाले में आप डबल बॉन्ड दे दो। आपने इधर एक डबल बॉन्ड दिया तो एक पोजीशन आप छोड़ोगे, अब दूसरा डबल बॉन्ड आप यहां दोगे, फिर एक पोजीशन छोड़ोगे, एक डबल बॉन्ड यहां दे दोगे। तो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आपको डबल बॉन्ड्स लगाने हैं। ऊपर आप हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 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 ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देना। ये आपका बन गया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट, हायर क्लासेस में तो बेंजीन आपको बहुत परेशान करने वाला है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे का टॉपिक हम देखते हैं। तो बच्चों अब हम फंक्शनल ग्रुप्स और होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप्स, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप्स आपने कभी सुना होगा, बहुत सारे टर्म सुने होंगे आपने, एल्कोहल सुना होगा, एल्डिहाइड सुना होगा, कीटोन सुना होगा। ये सब क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सपोज करो फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहला हेलोजन्स है। क्या है, हेलोजन्स। अब ये हेलोजन्स कौन से होते हैं, हेलोजन का वैसे अर्थ होता है कि सॉल्ट बनाने वाले। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन हमें समझना है, क्लोरीन और ब्रोमीन। कभी ये फंक्शनल ग्रुप्स करते क्या है, ये अटैच हो जाते हैं हमारे एल्केन्स के साथ। किसके साथ, एल्केन्स के साथ, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे क्लास ऑफ कंपाउंड की बात करें हम, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, हेलो ग्रुप बोलते हैं इसे, HALE, HALO, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप या हेलोजन्स जो है ये
होते हैं और इनका जो फॉर्मूला ग्रुप में जब ये लगे, आप ध्यान से समझिए, आपको समझ आएगा। फॉर्मूला इनका क्या रहेगा, क्लोरीन और Br, ठीक है, क्लोरीन और Br, क्लोरीन और क्लोरीन Cl और Br, ठीक है। उसी तरीके से और जो होते हैं, ये तो हेलोजेंस वाले थे, और जो होते हैं ऑक्सीजन वाले जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके पास, सबसे पहला है एल्कोहल। क्या होता है बच्चों, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल है कि एल्डिहाइड है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक XY, यस, LLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए एल्कोहल में हमारा जो लगता है वो लगता है OH। एल्कोहल में जो फॉर्मूला लगेगा लास्ट में, अभी आपको सब बताएंगे क्या होता है ये, अब ध्यान से देखते रहिए, बस बने रहिए। OH, एल्डिहाइड में लगता है हमारा CHO, क्या लगता है, CHO, और कीटोन में लगता है CO, ठीक है, CO, और उसी के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में लगेगा हमारा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने सुना भी होगा मिथेनोइक एसिड या हमारा जो एसिटिक एसिड होता है, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं क्या बनाता हूँ, होमोलोगस सीरीज बनाता हूँ। अभी मैंने फंक्शनल ग्रुप्स बता दिए, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हेलोजेंस वाले होते हैं और ऑक्सीजन वाले अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। ऑक्सीजन वाले में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब हमारे ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप है। अब इनकी मैं होमोलोगस सीरीज बनाता हूं। क्या बनाऊंगा, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल बना लेते हैं, चलो, ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल्स वालों की हम होमोलोगस सीरीज बनाएंगे, होमोलोगस सीरीज बनाएंगे हम एल्कोहल की। चलो, होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहला मेंबर था मीथेन। क्या मेंबर था, मीथेन, ठीक है। इसी में हम सारे रूल्स भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। मीथेन था, मीथेन का फॉर्मूला CH4, मीथेन इज अ एल्केन। अभी इसी एल्केन से मैं क्या बना देता हूं, एल्कोहल बना लेता हूं। एल्कोहल बनेगी इसकी CH3OH। एल्कोहल का जो हमने फॉर्मूला या सिंबल जो हमने बोल लगाना है वो OH है ना, तो वो CH3, इस मीथेन में एक हाइड्रोजन हट जाएगा, -1 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, और उस हाइड्रोजन की जगह आप क्या लगा दो, यहाँ 4 हाइड्रोजन थे ना, 4 की जगह कितने बचे हाइड्रोजन, 3 बचे। उस एक जो हमने हाइड्रोजन निकाला उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, नाम बनेगा। अच्छा, एल्कोहल है ना, तो मिथेन, इसका लास्ट का E हटा देंगे बच्चे और लगा देंगे OL। एल्कोहल में क्या सफिक्स लगेगा, OL। सफिक्स क्या लगेगा इसमें, OL। एल्कोहल में क्या सफिक्स लगाएंगे हम, OL। तो ध्यान रखना है, हमने एल्कोहल में क्या लगाया, हमने सफिक्स OL। ये हमारा मिथेन बना था। अब हम बना लेते हैं इथेन। अच्छा, इथेन से हम क्या बनेगा, अब मीथेन से मिथेनॉल बना था, तो इथेन से बनेगा इथेनॉल। इथेन का फॉर्मूला क्या था, C2H, कितना था, CnH2n+2 था ना, H2n, तो 2 × 2 4 + 2 C2H6 है ना। CnH2n फॉर्मूले से हम बना लेते हैं ना सारे के सारे, CnH2n+2, तो 2 और H में 2 × 2 + 2, 2 × 4 + 2 6, तो C2H6 आपका बन जाएगा। क्या बनेगा, C2H6। ये तो इथेन था। इथेन की जगह इथेनॉल बनाना है, तो C2H5OH। चलो, इथेन बना, मेथ एथ प्रोप। अब प्रोपेनॉल, प्रोपेन से प्रोपेनॉल बनाओ। कैसे बनाओगे बच्चों, सोचो। प्रोपेन से होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, पहला मेंबर मिथेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इस तरीके से मेंबर्स चलते हैं, मिथेन, मेथनॉल, इथेन से इथेनॉल, प्रोपेन से प्रोपेनॉल। अब प्रोपेन का सिंबल बताओ, फॉर्मूला बताओ मुझे फटाफट, क्या था फॉर्मूला प्रोपेन का, सोचो, 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन, C3H8। प्रोपेन का क्या बनता है, C3H8 है ना, काउंट कर लेना, यहाँ पे CnH2n के फॉर्मूले में बस 3 पुट कर देना, यहाँ पे 3 × 2 = 6 + 2 8, C3H8। प्रोपेनॉल क्या बनेगा, C3, एक हाइड्रोजन हटा देना, बस एक हाइड्रोजन हटा दिया, 8 में से एक हटा दिया तो 7 बचे, और उसकी जगह क्या लग गया, प्रोपेनॉल बन गया, है ना। OH लगा दिया। OH इज द एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास,
फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल हम लगा रहे हैं, प्रोपेनॉल बन गया। अच्छा, अब आपने इतना तो समझा। अब आप एक चीज देखो, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय, कितने से डिफरेंस आ रहा है इसमें, CH2 का डिफरेंस होगा हर बार। कितने का सीरीज में डिफरेंस होगा, हमेशा CH2 का। आप देखो मीथेन या मिथेनॉल ले लो, मिथेनॉल से आपने इथेनॉल बनाया, इथेनॉल, देखो आप यहां पे देखो CH3OH, और CH3OH से हमने C2H5OH बनाया, है ना। अब इसमें आप डिफरेंस चेक करो, यहां पे 3 हाइड्रोजन थे, यहां पे कितने हैं, 5 है। डिफरेंस कितने का है, हाइड्रोजन का कितने का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। कार्बन कितना है, 1 है। यहां कितने हैं, 2 हैं। एक कितने कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 कम है और यहाँ 1 ज्यादा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने कार्बन का है, ओनली 1 कार्बन का। तो मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2, कितने से डिफर करते हैं ये, CH2। इन वीडियो के नोट्स में आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स देखना और ये मेरी वीडियो साथ साथ आप चलाना, दोनों को एक साथ समझना, आपको डेफिनेटली ये पूरा क्लियर हो जाएगा। मेंबर्स ऑफ consecutive members of a homologous series differ by CH2, कितना, CH2 का डिफरेंस होता है। अब जैसे इसमें इन दोनों में CH2 का डिफरेंस आया, मिथेनॉल और इथेनॉल में। अब आप प्रोपेनॉल और मिथेनॉल, सॉरी मेथ आप ले लो, इथेनॉल और प्रोपेनॉल का ले लो, चलो इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में, इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में आप डिफरेंस निकालो, कितना हो जाएगा, प्रोपेनॉल में और इथेनॉल और प्रोपेनॉल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। C2H5OH दैट इज इथेनॉल, इससे हमने जब प्रोपेनॉल बनाया तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, C3H7OH में, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, नॉमेनक्लेचर भी इसका हम साथ साथ समझते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब इनका नाम कैसे दिया जाएगा, नामकरण कैसे करना है। जैसे एल्कोहल वाले के लिए मैंने अभी आपको नॉमेनक्लेचर में बताया कि लास्ट का ई हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दो, OL लगा दो, सफिक्स प्रीफिक्स क्या लगा दो, OL लगा दो, ठीक है। प्रीफिक्स नॉट, सॉरी बच्चों, प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स, प्लीज इसे क्लियर कर लेना। सफिक्स जो होगा लास्ट में जो लगा हुआ है, बेसिकली ई जो है लास्ट का, उसको हटा के आप उसकी जगह क्या लगा दोगे, सफिक्स में OL लगा दोगे। तो दिस इज हाउ अल्कोहल से आप प्रोपेनॉल बना लेते हो, है ना। ये इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, इसका टेबल एनसीईआरटी में भी आई होप गिवन है और आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, प्लस नोट्स में तो इसका टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ ही है। चलो अब हम फंक्शनल ग्रुप्स के सबके जो है हम सफिक्स को स्टडी कर लेते हैं। जो जो सफिक्स मैंने भी आपको बताया उनको स्टडी करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, सबके पता होने चाहिए आपको। अभी तो हमने सिर्फ अल्कोहल का इस सफिक्स डिस्कस किया, तो आप सबसे पहले क्लास देख लो, क्लास ऑफ कंपाउंड कौन कौन सी है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, प्रीफिक्स या सफिक्स जो आएगा वो पहले लगा तो प्रीफिक्स हो जाएगा, लास्ट में लगा तो सफिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम साथ साथ देखेंगे, एग्जाम्पल भी देख लेंगे, दोनों सबके एक एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला है। सपोज करो सबसे पहला है हेलो एल्केन्स, मैंने बताया था ना हेलोजेंस वाले, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन और ब्रोमीन के हमने पढ़ने हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन के पढ़ने हैं। तो प्रीफिक्स में क्या लगता है, अच्छा इसमें लगता है प्रीफिक्स, हेलो एल्केन्स के केस में क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। प्रीफिक्स क्या लगेगा, हेलो, प्रीफिक्स इसमें क्या लगेगा, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन के केस में लगेगा क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। और ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के केस में प्रीफिक्स पहले जो लगेगा वो लगेगा ब्रोमो, ठीक है। क्लोरो और ब्रोमो ये दो प्रीफिक्स रहेंगे। लेट्स से हम प्रोपेन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, प्रोपेन ले रहे हैं। हमने क्या लिया, प्रोपेन। प्रोपेन में अगर हमारा क्लोरीन जुड़ गया है तो हम बोलेंगे इसे क्लोरो प्रोपेन, क्या बोलेंगे, क्लोरो प्रोपेन। और ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन या ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अभी जब अल्कोहल के केस में देखा तो हमने लास्ट में से ई हटा के OL लगा दिया था, इस केस में ई नहीं हटाएंगे, हम शुरुआत में ही क्या लगा देंगे, क्लोरो या ब्रोमो प्रीफिक्स लगा देंगे। फॉर्मूला इसका रहने वाला है, अच्छा 3 कार्बन है तो प्रोप और C3H7, है ना। C3H8 इज फॉर प्रोपेन, C3H8 प्रोपेन का था, C3H8 प्रोपेन का था, एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे तो C3H7, और क्लोरीन जुड़ा है तो C3H7Cl,
ठीक है, C3H7Cl लग जाएगा क्लोरोप्रोपेन के केस में। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2CH2Cl, है ना। ये क्लोरोप्रोपेन की बात है बेटा, ब्रोमीन में मत चले जाना। क्लोरोप्रोपेन CH3, देख लो कार्बन काउंट कर लो, मैंने इसे सिर्फ एक्सपेंड ही करके लिखा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 ही है, 3 2 5 2 7 7 हमारे क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। सिमिलरली हम ब्रोमोहेक्सेन भी बना सकते हैं, CH3CH2CH2Br। ब्रोमोहेक्सेन क्या बनेगा, CH3CH2CH2Br। कार्बन काउंट कर लेना, हाइड्रोजन काउंट कर लेना, कितना बनेगा फॉर्मूला, C3H7Br। तो दैट इज ऑल अबाउट हेलो एल्केन्स। हमने क्या लगाना होता है इसके केस में, प्रीफिक्स लगाना होता है, ठीक है। अब आता है हमारा एल्कोहल। क्या आता है बच्चों, एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में सफिक्स लगता है, क्या लगता है, सफिक्स लगेगा, और वो भी क्या लगेगा, OL लगेगा। क्या लगेगा, सफिक्स OL। एग्जांपल, मेथेटप्रोप, प्रोपेनॉल, C3H7OH, C3H7OH, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन वाली, है ना। इस तरीके से आप आगे के भी इसके मेंबर्स बना सकते हो, होमोलोगस सीरीज आप पूरी बना सकते हो इसकी। उसके बाद है हमारा, अब हमारा कौन आता है, एल्डिहाइड, HALDEHYDE। एल्डिहाइड में लगता है सफिक्स अल, सफिक्स क्या लगेगा, अल, AL, AL एल्डिहाइड्स का शॉर्ट फॉर्म बन गया ना, AL। अब बनेगा प्रोपेनल, किसका नल, प्रोपेन का नल, प्रोपेनल, C3H7। अच्छा, C3H7 एल्डिहाइड का ग्रुप बताओ मुझे, जैसे अल्कोहल का ग्रुप तो OH था, और क्लोरीन ब्रोमीन का तो Cl और Br था। अब मुझे बताओ एल्डिहाइड में क्या लगता है, हमने भी पीछे वीडियो में डिस्कस किया था, CHO, क्या लगता है, CH। तो C3H7CHO, राइट, C3H7CHO, है ना। कार्बन काउंट कर लो 3 और 1 4 कार्बन टोटल। जब इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, और ये O बचा। कैसा कुछ होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमने क्या फॉर्मूला गलत लिखा है। इस बार इस केस में आप ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। तो ये तो C3H वाला तो काम नहीं करा, है ना, ज्यादा हाइड्रोजन हो गए। आप अगर इसको समझे, प्रोपेनल का फॉर्मूला बनेगा C3CH3CH2CHO, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, C3CH2CHO। अब इसमें कार्बन काउंट करो, 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 5 और 1 6, 3 2 5 और 6, हाइड्रोजन 6 और 1 ऑक्सीजन भी लगा होता है। नाम बना इसका प्रोपेनल, फॉर्मूला प्रोपेनल, नाम पर प्रोपेनल, और फॉर्मूला इसका रहेगा C3H2, C3CH3CH2 और CHO, दैट इज योर प्रोपेनल, CH3CH2 और CHO, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं। एक्चुअली इसमें जो O होता है ना, ये जो होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो इसीलिए आपको इसमें 1 हाइड्रोजन कम भी देखने को मिल रहा है ना, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोपेनल। देन वी हैव कीटोन। क्या आता है, कीटोन। हायर क्लासेस में बेटा इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो आप। कीटोन, कीटोन में लास्ट में क्या लगता है बेटा, CO आपने बताया था मैंने आपको, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, CO लगता है। अच्छा, इसमें जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, ओन होगा। सफिक्स क्या होगा, सफिक्स ओन, ONE, ओन, सफिक्स होगा ओन, और इसका नाम बनेगा प्रोपेनॉन। क्या बनेगा, प्रोपेनॉन। अच्छा, इसमें आप ये चीज देखना, ये मैंने बीच में और ये मैंने बीच में, तो इधर भी जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा ये बीच में होगा, यहाँ आगे कुछ होगा और बाद में भी कुछ होगा। आगे क्या होना चाहिए, CH3, है ना, आगे CH3 और यहाँ पे CH2, और बीच में CO लगा हुआ है। ये O जो होता है डबल बॉन्ड वाला होता है। आगे हर क्लासेस में और पढ़ोगे अब इसके बारे में। उसके बाद आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप इसमें लगता है C, डबल बॉन्ड O होता है और एक OH होता है, COH से हम बोलते हैं। साथ में इसमें जो सफिक्स लगेगा क्या लगेगा, ओइक लगेगा। सफिक्स क्या लगेगा इसमें, OIC। सफिक्स क्या लगेगा बच्चों इसमें, ओइक एसिड। ओइक और एसिड पूरा नाम बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ओइक एसिड हम लगाते हैं, तो दैट विल मेक यू, प्रोपेन का ही बना रहे हैं हम तो सब प्रोपेन के देखेंगे, तो प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनेगा इसका नाम, प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम बना, प्रोपेनोइक एसिड। तो इसमें आप ध्यान से देखना,
प्रोपेन है तो कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अच्छा 1 कार्बन इसमें भी है, तो अगर मैं इसके लिए भी 1 लगाऊंगा तो 4 कार्बन हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, है ना। तो ये तीसरे कार्बन वाला तो वही होता है जो इसका फंक्शनल ग्रुप का 1 कार्बन इसे मिल जाता है, COOH। ठीक है, उसके बाद अब बस हाइड्रोजन फिल कर दो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, है ना। ये पूरा का पूरा 2 हाइड्रोजन ये और 2 बॉन्ड ये बन गए, तो ये 4 इसके हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड्स फिल हो गए। तो दैट इज योर प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा एसिड बनता है बच्चों, ये प्रोपेनोइक एसिड बनता है। ठीक है, और इसका हमने नाम नहीं लिखा, ये ओन लगाना है तो प्रोपेन के साथ ONE ओन लगा देना, PROPANONE, प्रोपेनॉन। क्या नाम बना इसका, प्रोपेनॉन बना। ये हमारा कीटोन्स के बारे में था, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में था। उसके बाद एल्कीन और एल्काइन के लिए क्या लगता है, अच्छा एल्कीन होगा तो सफिक्स लग जाएगा ENE, और आइन एल्काइन के लिए लग जाएगा YNE। YNE। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसमें जो होता है डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। इस केस में डबल बॉन्ड्स होते हैं और इस केस में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। तो चलो प्रोपेनीन बना लेते हैं, प्रोपेनीन नहीं, प्रोपीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोपीन। प्रोपेन की जगह हम ANE लगा हुआ था ना, उसमें एल्केन में ANE लगा हुआ था, इसको हटा के ENE लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, ENE लगा देंगे, प्रोपीन। तो हमारे पास कार्बन कितने होने चाहिए, इसमें 3 होने चाहिए, तो CH 3 कार्बन होने चाहिए, एक ये और डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ 2 बॉन्ड है इसके साथ और एक H लग जाएगा इसके साथ। क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। डबल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, एल्कीन है, और उसके साथ यहाँ पे लग जाएगा CH2। ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट प्रोपीन। क्या नाम है इसका, बाय बाय, कैप गिर गया। तो नाम क्या बना इसका, प्रोपीन। उसी तरीके से प्रोपाइन बनता है। अब देखो प्रोपाइन के लिए अब कैसे बनाओगे, CH3, आई होप कि ये विजिबल हो यहां से, अगर नहीं विजिबल है तो प्लीज आप सुन लीजिए। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और H। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C एंड H, ये बना लेगा आपका एल्काइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है केमिकल कंबस्शन ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स का जो है अब हम केमिकल कंबस्शन समझते हैं। केमिकल कंबस्शन का मतलब कि उनका कंबस्ट होना, मतलब किसी चीज को बर्न करना होता है ना। केमिकल कंबस्शन समझते हैं कार्बन के कंपाउंड का। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपना कार्बन, बेसिक कार्बन हमने ली। जैसे सपोज करो टॉपिक आपका क्या है, कंबस्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। किसके कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स का कंबस्शन हमें समझना है, कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, सपोज करो कार्बन है, कार्बन को आपने कंबस्ट कर दिया। कंबस्ट मतलब क्या होता है, बर्न कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, कार्बन की कोई भी चीज होती है, कोल हो सकता है, उसमें प्योर कार्बन वगैरह प्रेजेंट होता है। मतलब कोल जो होता है वो क्वालिटी वाइज अगर उसे देखा जाए तो बहुत अच्छा प्योरेस्ट जो कोल होगा, तो उसमें बहुत 80s to 90s के परसेंटेज में कार्बन प्रेजेंट होगा। जो थोड़ी बेकार क्वालिटी का कोल होता है उसमें थोड़ा कम कार्बन होता है, उसमें अटर पटर ज्यादा होती है। इसमें अच्छी क्वालिटी का कोल था, सिर्फ और सिर्फ कोल ही था, कार्बन का कंसेंट्रेशन इसमें ज्यादा था। इसको जब मैंने इसके साथ बर्न करा तो क्या देता है आपको, CO2 देता है। और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स बर्न होने पे हीट और एनर्जी या हीट और लाइट एमिट करते हैं। हीट, एनर्जी और लाइट एमिट करते हैं, हीट प्लस लाइट एमिट करते हैं। ये हमारा था प्योर कार्बन को जब मैं बर्न करता हूँ। उसी के साथ में अगर बर्न करता हूँ CH4 विच इज अ मीथेन, विच इज अगेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको अगर मैं बर्न करूंगा तो ये भी क्या देगा हमें, CO2। अब इसमें हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन का क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इस प्रोसेस से तो हमें फिर वाटर बनाना चाहिए। ये वाटर बहुत कम बनता है, यहाँ पे इतनी हीट प्रेजेंट होती है कि इस वाटर को हैंड टू हैंड क्या कर देती है, वेपराइज भी कर देती है। ठीक है, नाउ मीथेन के बाद हमारा आता है प्रोपेनॉल, है ना, प्रोपेनॉल। CH3 बुक में है, ये शायद सारी डेफिनेशंस जो ये जो रिएक्शंस है बुक में है, तो इसीलिए बुक से ही मैंने सारी वो कॉपी की है, बुक से ही हम रेफरेंस ले रहे हैं। CH3 CH2OH आपकी बुक ही सब कुछ है बेटा। CBSE के केस में NCERT ही जो है एक प्रीमियम ग्रंथ है, उसी से ही आपने पढ़ लिया तो अच्छा है। इसीलिए पूरे मेरे जो जितने भी नोट्स रहेंगे, जितनी भी वीडियोस रहेंगी, वो पूरी प्योरली NCERT बेस्ड होगी, कोई भी बात हम छोड़ेंगे नहीं, और जिस भी बात को हम पकड़ेंगे उसको हम
बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब भी करेंगे। आपको कोई टॉपिक अगर ऐसा लगता है कि मिसिंग है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, उसकी वीडियो भी आपको मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। आप सपोज करो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेथ एथ, दो नाम, इसका नाम क्या बनेगा, मेथ एथ। अच्छा ये एथ है और सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे इसमें, तो इथेन और OH लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल को जब मैं बर्न करता हूं तो इट विल गिव अस CO2, और इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण ये हमें वाटर भी देगी। वाटर बहुत थोड़ा होता है, प्लीज इसको ये मत सोचना कि इथेनॉल को जला के हम पानी पियेंगे, नहीं बन सकता पानी, पानी बनेगा तो उड़ जाएगा, ठीक है। तो H2O और OH ज्यादा है तो मेरे हिसाब से कार्बन की वैलेंसी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 वाटर और हीट और लाइट, ये सब चीजें बनती हैं। अच्छा अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि CBSE जो है ना छोटी से छोटी बारीक बारीक बातें बहुत ज्यादा पूछने लग गए हैं भाई आजकल। क्या है ये बारीक बात, कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होंगे वो ब्लू फ्लेम से जलेंगे, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो भी हम पढ़ रहे थे, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन होगा, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन से समझ लो, O से आप ऑक्सीजन समझ लो, कार्बन मतलब C, तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो ब्लू फ्लेम देंगे। कैसी देंगे बच्चों, ब्लू फ्लेम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर अनसैचुरेटेड है तो उसमें क्या होगी, पेल येलो या सूटी फ्लेम जिसे बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको पेल येलो फ्लेम देंगे। ऐसी फ्लेम होगी पेल येलो, ठीक है। थोड़ी सी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत हो गई है, उसको आप एक्सक्यूज कर सकते हैं, ऐसे ही कर दीजिए, क्या हो गया, ठीक है। तो पेल येलो सूटी फ्लेम देंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना सैचुरेटेड वाले, ये कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। तो समझना बहुत जरूरी है भाई, कंप्लीटली ये पूरे बर्न हो जाते हैं, ठीक है। और ये वाले इनकम्प्लीटली बर्न होते हैं। कैसे बर्न होते हैं, इनकम्प्लीटली। बहुत सुंदर हो जाती है मेरी जितना टाइम हम बोर्ड के राइट साइड लेफ्ट साइड, एक साइड राइट लेफ्ट, हाँ राइट लेफ्ट ही तो है, लेफ्ट साइड रहेंगे उतना टाइम तो हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत चलती है, और वहां राइट साइड जाते हैं तो बस मजा आ जाता है। चलो बेटा अब हम पढ़ते हैं, ये तो कंबस्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। अरे भैया खत्म क्यों नहीं हो रहा है ये चैप्टर, यही सोच रहे हो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, समझना जरूरी है वीडियो इसी के ऊपर बेटा। रैपिड आजकल रैपिड ट्रेंड्स चल रहे हैं बहुत ज्यादा, वो बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे भी बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे बन रहे हैं इनफैक्ट, है ना। तो बट थिंग इज कि आप ये शॉर्टकट मेथड्स पे जो जा रहे हैं ये गलत है। शॉर्टेस्ट मत देखो किसी भी चीज का पाथ, है ना। डिस्प्लेसमेंट के थ्रू किसी गोल पे मत जाओ, डिस्टेंस के थ्रू जाओ। डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जाओगे इनकम्प्लीट नॉलेज पाओगे, शॉर्ट नॉलेज पाओगे, क्या फायदा बेटा, आप ही के काम आगे 11th में आप ही के सारे कंसेप्ट काम आने वाले हैं ना। तो आप अभी तो एस्केप कर दोगे पर आगे 11th में नहीं कर पाओगे, है ना। उस केस से इसीलिए हम आपको यही ऑलवेज रिकमेंड करेंगे कि जो शॉर्ट वाला जो होता है इसमें मत जाओ, कि कुछ वीडियोस होती है जैसे आप देखते हो, आप मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे क्या देखते हैं कि वीडियो का टाइम लेंथ देखते हैं, अच्छा आधे घंटे का, अरे वाह बस और क्या चाहिए, आधे घंटे का वीडियो है, मैं खत्म कर देता हूँ, देख लेता हूँ फटाफट, है ना। मैं वन शॉट रैपिड शॉट किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि बच्चे जो है टाइमर देखते हैं कि आधे घंटे का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है, चलो भाई मेरा 20 मिनट में एक चैप्टर तैयार हो रहा है, मुझे क्या जरूरत है। बेटा 20 मिनट में 1.5 घंटे वाली बात नहीं हो पाएगी। जो बात हमने 1.5 घंटे में की होगी, जो डिस्कशन हमने 1.5 घंटे में किया होगा, वो 20 मिनट में कभी भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्लीज कभी भी ऐसी शॉर्टेस्ट वीडियोस पे मत जाएं, है ना। कुछ मैंने देखे हैं जो वन शॉट वीडियोस बनती हैं और वो 10-10, 20-20 मिनट की होती हैं, है ना। वन शॉट वीडियो में अगर 10-10, 20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है तो, और वो चैप्टर को ऑन एन एवरेज 1-2 घंटे लगने थे, वो 20 मिनट में या 10 मिनट में खत्म हो रहा है, तो बेटा टाइम तो कंजर्व हो गया, पर जो रिड्यूस हो गया वो नॉलेज हो गई, उसमें नॉलेज कम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए किसी चीज का शॉर्टकट ना देखिएगा, चाहे वीडियोस है चाहे वो लाइफ में ही क्यों ना हो, ठीक है। लाइफ में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं, ये पढ़ाई आप ही के आगे काम आनी है, 12th में भी काम आनी है, 11th में भी काम आनी है, और आगे लाइफ स्पैन में पूरे में काम आनी है, जब भी आप कोई भी साइंस से रिलेटेड फील्ड चूज करोगे। चलो नाउ टॉपिक इज ऑक्सीडेशन। क्या नाम है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऐड कर देना, प्लस कर देना ऑक्सीजन को। क्या कर देना बच्चों, प्लस कर देना ऑक्सीजन को। अच्छा ऑक्सीजन ऐड कौन कराते हैं, जो ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट्स में सब अवेलेबल होगा,
यहाँ मैं सिर्फ आपको एक हिंदी अनुवाद दे रहा हूँ उसका। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऐड कराते हैं ऑक्सीजन को, एड्स ऑक्सीजन, या प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन को, बहुत जगहों पे प्रोवाइड ऑक्सीजन भी लिखा होता है। एग्जाम्पल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका, KMNO4, KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट नाम है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट, नोट्स में मेंशन होगा। और K2Cr2O7, K2Cr2O का 7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम इज K एंड डाइक्रोमेट इज Cr2O7, डाइक्रोमेट। ठीक है, एक रेडिकल होता है। अब रेडिकल मत पूछने बैठ जाना, हम नहीं बताएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा भी है। रेडिकल बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स जो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं और उनके ऊपर एक चार्ज भी होता है। ठीक है ना, जैसे एक सिंगल होगा तो मैं आयन बोलूंगा, Na पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, मैं इन दोनों को आयन बोलूंगा क्योंकि एक ही जाना था, एक ही एटम था। यहाँ ग्रुप ऑफ एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स पे अगर कोई चार्ज है तो उसे हम, और एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक ही की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना, एक बन रहा है, मतलब Cr2O7 एक जाने की तरह बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक जाना है, यहाँ पे भी एक जाना है, तो और यहाँ पे गिने अगर हम तो एक क्रोमियम है Cr और एक ऑक्सीजन है, दो जाने इसमें प्रेजेंट है अलग अलग मात्रा में, पर ये बिहेव कैसे करेंगे, वन यूनिट की तरह बिहेव करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड एज रेडिकल, जो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं और उनके ऊपर कुछ चार्ज भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, दे बोथ चार्जेस एग्जिस्ट ऑन देम। ठीक है, इसको बोलते क्या है, डाइक्रोमेट बोलते हैं। उसी तरह इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट ये क्या है, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, हाँ हमारी सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। क्या करते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारे एल्कोहल्स को, जैसे हम ले लेते हैं CH3CH2OH, CH3CH2OH और इसमें मैंने डाल दिया KMNO4 या Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैंने डाले तो ये ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं और क्या बना लेते हैं, CH3COOH, यस सही था, CH3COOH। नाम इसका क्या देंगे हम, सोचो जल्दी बताओ, इसका नाम मुझे कमेंट करना। नाम मैं नहीं बताऊंगा, सब कुछ ही बता देंगे तो फिर आप बुक्स कब छानोगे, बुक्स कब सर्च करोगे, या गूगल पे कब जाओगे, है ना, थोड़ा बहुत गूगल पावर से भी पूछते हैं। नाम आप मुझे बताइएगा, CH3COH क्या बोलते हैं इसे। ठीक है, लास्ट में मैं हिंट देता हूँ, चलो बहुत बढ़िया। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लास्ट में क्या लगेगा, ओइक एसिड। अब देखो ओइक तो मैंने बता दिया, मेथ एथ डलेगा, मेथ और एथ में से क्या डलेगा वो आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, मिथेनोइक एसिड मतलब क्या नाम बनेगा इसका, ठीक है, वो आप मुझे बताना, 2 कार्बन है क्योंकि, तो मेथ रहेगा या एथ रहेगा वो आप मुझे बताएंगे। दिस इज CH3COH। ठीक है, चलो फिर आता है हमारा एडिशन रिएक्शन। अच्छा ये ऑक्सीडेशन था, दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन। इसका नाम आप मुझे बता देना, पहले ही बता रहा हूं। नाउ हम ऑक्सीडेशन के बाद आता है एडिशन। एडिशन का मतलब जुड़ना, ऐड होना। किसका ऐड हो जाना, नंबर्स का हो जाएंगे, अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो नंबर्स का ऐड जरूर हो जाएगा। अच्छा एडिशन रिएक्शन जो होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में काम आता है। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। सपोज करो, बहुत ध्यान से समझना, C+C, इस बार मैं क्या ले रहा हूं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, है ना, तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे मैं एक R2 और यहाँ पे भी R2। ठीक है, CR2 फंक्शनल ग्रुप या हाइड्रोजन कुछ भी लगा हो सकता है यहाँ पे। और इसमें मैं क्या करता हूं, मैंने क्या करना है, प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजिनेशन। क्या है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब अभी हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, इसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजिनेशन है, ऐड हाइड्रोजन। क्या ऐड कर देना, हाइड्रोजन ऐड कर देना। अच्छा जी हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, चलो देखते हैं कैसे हो सकता है। हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, निकल या निकल नहीं, निकल मत, निकल ये मन जाने वाला निकल नहीं, निकल NiCkel, निकल मेटल या हम प्लैटिनम मेटल यूज करते हैं। और
इसमें ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये निकेल और प्लेटिनम क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या करेंगे, निकेल और प्लेटिनम क्या है यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं, निकेल और प्लेटिनम क्या है, कैटालिस्ट है। क्या है, कैटलिस्ट। चलो कैटलिस्ट की डेफिनेशन ध्यान से समझ लो। कैटलिस्ट इस तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं विच आर यूज टू इधर स्पीड अप द रिएक्शन और स्लो डाउन द रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन को या तो स्पीड अप कर देते हैं या रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। यहाँ पे निकेल और प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं और ये बनाएंगे R2CH। देखो इस कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया और डबल बॉन्ड था ना, हट गया। अब यहां बनेगा CH। आपको बेसिकली मेन चीज ये याद रखिए कि डबल बॉन्ड हटके वहां पे क्या लग जाता है, हाइड्रोजन लग जाता है और उसके साथ साथ एक एक R ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता ही है। R की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, या और लंबी चेन हो सकती थी इसकी। तो RCH2, R2CH और CHR2। अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये जो है हमारा, ये है वनस्पति, नहीं वनस्पति कहां से, ये है हमारा वेजिटेबल ऑयल। क्या है, वेजिटेबल ऑयल, वेजी का टेबल का ऑयल, और इससे आप बना लेते हो वनस्पति घी। जिसे हम बोलते हैं वनस्पति घी। डालडा वगैरह जो होता है ये हाइड्रोजनेशन से ही बनता है, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये एक वेजिटेबल ऑयल था, ये अनसैचुरेटेड होते हैं और ये वाले फैट्स जो होते हैं सैचुरेटेड होते हैं। वेजिटेबल ऑयल जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वनस्पति घी में। वनस्पति घी जो हमारे डालडा एंड ऑल आए थे एक टाइम पे जो हार्मफुल होते हैं वो बन जाते हैं। तो दैट इज योर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब इसके बाद होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज, एक ही बात रिपीट कर करके हम भी थक गए हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। कमेंट सेक्शन नहीं तो मेरा व्हाट्सएप का चैनल का ग्रुप होगा, चैनल का लिंक होगा, उसमें पहुंच जाना, सीधा मुझे डीएम कर देना, बता दूंगा क्या दिक्कत है। वीडियो बना देंगे उसके ऊपर और कलेक्टिव जो जो डाउट्स कलेक्शन में होंगे, मतलब ज्यादा होंगे, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, चलो नाउ कम्स इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स जो है हमारे। सबसे पहले हैं इंपॉर्टेंट कार्बन के जो दो कंपाउंड्स आपने पढ़ने, एक तो पढ़ना है इथेनॉल। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, इथेनॉल, और दूसरा पढ़ना है हमने अभी इथेनोइक एसिड के बारे में। पहले इथेनॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। मेथ एथ, दो कार्बन होंगे, C2H6 होता है, इथेन तो H5 हो जाएगा इथान इथेनॉल में, और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ पढ़नी है, इथेनॉल की रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है बच्चों Na। इथेनॉल की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ करते हैं तो इससे हमारा क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बनेगा बच्चों, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम और इथेनॉल रिएक्ट हो सकते हैं। C2H5OH लिख देते हैं, या इसको ऐसे लिखते हैं, चलो CH3CH2OH। इसके साथ हमारा सोडियम भाई साहब पता नहीं क्या करने आया था, पर ये इसके साथ रिएक्ट हो जाता है और बनाता है सोडियम इथॉक्साइड। CH3CH2 OH को ये क्या कर देगा, CH3CH2 OH में क्या कर देगा, तोड़फोड़ कर देगा, O के हाइड्रोजन को भगा देगा बेचारे को, और बन जाएगा CH3CH2ONA, या C2H5ONA, C2H5ONA ऐसा कुछ बन जाएगा। Na जो होगा हमारा स्मॉल रहेगा। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड हम इसे बोलते हैं, ये स्मॉल रहेगा। ठीक है ना, Na सिंबल Na होता है, कैपिटल A नहीं होता उसमें। नाम इसका बना सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथऑक्साइड। ठीक है, हमने इथेनॉल लिया, इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट करा और क्या बन गया, सोडियम इथऑक्साइड। ठीक है, उसके साथ जो है हमारा, हम इथेनॉल से ही हम क्या ले रहे हैं, इथेनॉल को ले रहे हैं। चलो ये तो रिएक्शन विद सोडियम आपने पढ़ ली। अब इसके साथ रिएक्शन एक और इसके साथ जो है, इसका क्या हम कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, इसे ड्राइंग होगा या डिहाइड्रेशन कर सकते हैं हम इसका। क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन टू इथीन। क्या बना सकते हैं हम इससे, इथीन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इथेनॉल लेंगे
और उसको हाँ कंसंट्रेटिंग H2SO4। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है, लिख लेना अपनी नोटबुक में, कंसंट्रेटेड H2SO4। हमने क्या लिया, CH3CH2OH, इथेनॉल लिया, इसमें H2SO4 डाला, कंसंट्रेटेड होगी, विच इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो क्या बन जाएगा, इससे इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथीन, एल्केन और एल्कीन। तो इथीन, मेथ एथ, दो कार्बन होंगे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, कितने बॉन्ड सेटिस्फाइड हुए, अभी भी 3 हुए, दो दो डाल देंगे तो दोनों साइड दो दो डालने से क्या हो जाएंगे, दोनों बॉन्ड्स सेटिस्फाइड हो जाएंगे, है ना। CH2 और CH2, कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए। देखो ना ऐसे होता है ये एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, तो कार्बन को चार जानों के साथ उसने शेयरिंग करनी थी, एक के साथ शेयरिंग, दो के साथ शेयरिंग, तीन के साथ शेयरिंग, चार के साथ शेयरिंग, तो दिस वे ये शेयरिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉन्ड्स भरते हो। ये हमने बनाया इथीन। क्या बनाया बच्चों, इथीन। ये हमारा क्या था, इथेनॉल। ठीक है, और डिहाइड्रेशन हुई है तो मतलब पानी निकल गया, है ना, पानी इसमें से क्या हुआ होगा, लूज आउट हुआ होगा, तो दैट इज H2O इसमें से रिमूव कर देते हैं। इस पूरे एटम मॉलिक्यूल से हम क्या करते थे, पूरे इथेनॉल से हम क्या करते थे, वाटर रिमूव कर देते, वी गॉट इथीन। चलो भाई, अब बुक में ही एक टॉपिक था कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड। अब आपको पता है कि इथेनॉल जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है, डिप्रेशन, उसे डिप्रेस करता है, दबा देता है, मतलब हमारी सोचने समझने की क्षमता जो है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, दबा देता है, कंप्रेस कर देता है। हम स्ट्रेस वगैरह ये सब चीजें जो होती है वो रिलीव आउट हो जाती है इथेनॉल के आपके कंजम्पशन से। ठीक है, जिसके कारण बहुत ज्यादा आपको कोऑर्डिनेशन, मेंटल और न्यूरल कोऑर्डिनेशन, मेंटल कोऑर्डिनेशन या न्यूरल कोऑर्डिनेशन उसमें गड़बड़े आती है। हमें बेसिकली अभी ये नहीं समझना है, बस हमें ये समझना है कि इथेनॉल का जो है हमारे नर्वस सिस्टम पे एक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको कंज्यूम किया जाता है एज अल्कोहल। अब इथेनॉल का ही छोटा भाई, जो पहले तो मिथेनॉल आता है ना, सबसे पहले तो मिथेनॉल आता है। इथेनॉल का छोटा भाई कौन है, मिथेनॉल। मिथेनॉल भी क्या फॉर्मूला था, CH3, मीथेन का फॉर्मूला CH4, मिथेनॉल का बनेगा CH3OH, है ना। ये जो होता है इथेनॉल आपके नर्वस सिस्टम पे इंफ्लुएंस कर सकता है, नर्वस सिस्टम में इफेक्ट कर सकता है, और जो हमारा इथेनॉल आपका मिथेनॉल होता है ये हमारे लिए टॉक्सिक होता है बच्चों। क्या होता है, टॉक्सिक होता है। इसके बारे में एक थोड़ी सी थ्योरी और भी थी कि पहले क्या किया जाता था, अब आपको पता है ना, इथेनॉल में, मिथेनॉल मैंने आपको बता दिया टॉक्सिक है। अर्लियर जो होता था, हमारे जो पेंट वगैरह में कुछ थिनर वगैरह डाला जाता है, ऐसी कुछ सब्सटेंस होता है, प्लीज इसके बारे में वेरीफाई करना, नई नई बातें जाना करो, बड़ा मजा आता है। तो उसमें पहले हम इथेनॉल यूज करते थे, तो क्या हुआ, क्या देखा गया कि लोगों ने, अब देखो एल्कोहल दो फॉर्म, एक तो एल्कोहल आपको जो है आपकी इथेनॉल जो है वो आपको मार्केट में मिलेगी, है ना, वो एक एल्कोहल इस फॉर्म में मिलती है जो आप नॉर्मली कंज्यूम करते हो। बट अभी जो मैं पेंट वाली बात बता रहा हूँ ना, इसमें भी इथेनॉल, पेंट से रिलेटेड कोई सब्सटेंस होता है, पेंट का थिनर बोलते हैं, ऐसी कुछ बोलता है, आई एम नॉट श्योर, इसको प्लीज वेरीफाई करना कि थिनर है क्या है। उस पेंट थिनर में भी इथेनॉल डाला हुआ था। ठीक है, अब ये एल्कोहल वाला इथेनॉल जो है ये महंगा था, और ये जो पेंट वाला इथेनॉल होता है ये सस्ता आता था। तो जो हमारी वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, उन्होंने क्या देखा कि ये एल्कोहल का सब्स्टिट्यूट, स्पिरिट भी शायद ऐसी कुछ बोलते थे, आई एम नॉट श्योर, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं, प्लीज इसको वेरीफाई करना। ठीक है, अब वो जो स्पिरिट वाला जो केस था, इन्होंने क्या करना शुरू किया, इस पेंट थिनर को पीना शुरू कर दिया, क्योंकि ये चीप सोर्स था। ये एक्चुअल बात है, पेंट थिनर जो था एक चीप सोर्स था, और एल्कोहल जो थी वो एक एक्सपेंसिव सोर्स थी, तो इन्होंने इसको ही पीना शुरू कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इसमें अब डालना शुरू कर दिया मिथेनॉल। क्या डालना शुरू कर दिया, मिथेनॉल डालना शुरू कर दिया। अब अगर वो इस पेंट थिनर जिसमें इथेनॉल और मिथेनॉल मिक्स्ड है इसको पी लेगा तो उसके साथ हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। तो इसको, पेंट थिनर को लोग ना पिए, उसमें क्या डाल दिया जाता है, मिथेनॉल डाल दिया जाता है। खैर, दिस वाज ऑल अबाउट। फिर आपने एक मोलेसिस प्रोसेस पढ़ा होगा। मोलेसिस में हम क्या करते हैं, शुगर जूस, शुगर केन जो जूस होता है उसको हम क्या करते हैं, मोलेसिस बनाने में काम करते हैं, जिसका कैसे, हाँ, शुगर केन जूस को आप क्या करोगे, फर्मेंट करोगे, फर्मेंट करने से वो क्या बना देगा, आपको अल्कोहल बना देगा। और अल्कोहल कौन सी बनेगी, प्रॉपरली इथेनॉल बनेगी, इथेनॉल जो ड्रिंकेबल फॉर्म ऑफ अल्कोहल है। फिर इथेनॉल को हम पेट्रोल में भी मिक्स करते हैं, एक क्लीनर फ्यूल बनाया जाता है। आपने बहुत सुना होगा आजकल E20 पेट्रोल जो चल रहा है, वो सब ये इथेनॉल के ही, पेट्रोल में इथेनॉल को ऐड करके ही बनाया जाता है। देन कम्स योर नेक्स्ट टॉपिक इज इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड है आपका, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड
चलो, इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसके बारे में पढ़ते हैं। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम हमने क्या बोल दिया, एसिटिक एसिड। अच्छा, एक हमारे फूड आइटम में भी प्रेजेंट होता है, विच फूड आइटम। अब मैं बच्चों को, अब ये फूड आइटम मुझे बताओ कौन सा होता है, फूड आइटम्स या फूड में डलता है, ये लिक्विड होता है, कौन सा लिक्विड होता है ये आप हमें बताएंगे, ठीक है। इसे बोलते क्या है, तो अब हम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इथेनोइक एसिड, इसको कॉमनली हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये हमारे एक फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फूड आइटम में जब हम इसे यूज करते हैं तो इसका हम क्या करते हैं, बहुत सारे इथेनोइक एसिड लेते हैं और उसमें ना पानी डाल देते हैं बहुत सारा, क्या करते हैं, बेसिकली डाइल्यूटेड फॉर्म यूज करते हैं फूड में, इन फूड डाइल्यूटेड फॉर्म। हम जब फूड में से यूज करना है ना इथेनोइक एसिड को, तो उसकी डाइल्यूट फॉर्म होती है। अच्छा, मैं एक और बताऊं, चाउमीन में डलता है, अब आप खुद सोच लेना, ठीक है। चाउमीन में डलता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट नहीं है, अजीनोमोटो बिल्कुल नहीं है। माना कि गंदी चीज है, गंदी चीजें ज्यादा नहीं सोचते हैं, तो अजीनोमोटो तो बिल्कुल नहीं है। चाउमीन में डलता है, एक फूड आइटम है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड है। चाउमीन में जब हम उसे डालेंगे तो ऐसे नहीं कि इथेनोइक एसिड ही उठाकर डाल देंगे, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसको पहले डाइल्यूट किया जाता है फूड फॉर्म में यूज करने में। फूड में अगर एज अ फूड एडिटिव अगर आप उसे यूज करो तो उसको आप क्या करोगे, पहले डाइल्यूट करोगे, ऐसे ही नहीं डाल दोगे, पतला करोगे पहले, ठीक है। फूड आइटम में मैंने फूड आइटम में बता दिया आपको, चाउमीन है। और चाउमीन के साथ साथ मुझे तो फ्राइड राइस में भी पसंद है, और फ्राइड राइस के साथ साथ मुझे ये किसमें पसंद है, मंचूरियन में। हाँ, फ्राइड राइस मंचूरियन में तो डलता है, मंचूरियन में तो ठीक है। आप इसको एक बार मुझे नाम बताएंगे। चलिए, अभी इसी इथेनोइक एसिड को, इस इथेनोइक एसिड को अगर मैं, हाँ, इस इथेनोइक एसिड को अगर हम क्या करें, हल्का सा भी ठंडा करते हैं तो जल्दी जम जाता है। इसको उस केस में ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब देखो, चाउमीन का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया था सबकी, ठीक है। तो चलो मैं इस फूड आइटम का नाम भी बताता हूँ, हो सकता है आपने लिख दिया हो। इसे बोलते हैं फूड आइटम विनेगर। बहुत ही बेसिक सा था, विनेगर, ठीक है। सिरका जो होता है वो हमारा एक विनेगर क्या है, हमारा बेसिकली डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड ही है। और अगर इथेनोइक एसिड को आप थोड़ा सा कूल डाउन कर रहे हो तो वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड बन जाता है, बहुत जल्दी जम जाता है ये एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है। नाउ कम्स इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस। बातें तो बहुत हो गई हैं, अब हम करते हैं इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है मेरे हिसाब से। आप हिंदी वर्जन हमेशा नोट्स में बनाया करो, नोट्स में एक बॉक्स बना दिया करो, उसमें हिंदी में लिख दिया करो जो भी आपने समझा, तो फिर वो आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन में हेल्प करता है। तो रिएक्शंस अगर हम इथेनोइक एसिड की देखें तो CH3, अच्छा, इथेनोइक एसिड जो है किसके साथ, इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन पढ़नी है पहले, विद इथेनॉल। क्या बनाए, किसके साथ, इथेनॉल के साथ। इथेनोइक एसिड कौन सा हमारा, CH3COOH, इसकी रिएक्शन कर दो इथेनॉल के साथ। क्या था, CH3CH2OH, है ना, CH3CH2OH। इथेनॉल के साथ रिएक्शन करोगे आपको मिलेगा CH3COO CH2CH3। अरे ये क्या बन गया, CH3COOCH2CH3, ठीक है। इसको भी मैं बनाना सिखाता हूं आपको। CH3, पहले आपको इसको याद रखना है, क्या बनेगा, CH3COO, मतलब ये वाला पूरा, ठीक है। और इसने ब्लैक फ्लिप नहीं, बैक फ्लिप मार दी। बैक फ्लिप मार दी मतलब कि पहले यहां लगा दो CH2 और उसके साथ डला दो CH3, ठीक है। OH हट जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। तो OH और हाइड्रोजन, देखो OH और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना देंगे, H2। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि किस केस में H2 बनेगा। तो इसमें एक OH निकला, यहाँ का एक OH निकला और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बनाएगा, ये H2 जरूर बनाएगा, ठीक है। इसका नाम होता है, नाम बताओ, इसका नाम बताओ, नाम बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो है ना, एस्टर। क्या बोलते हैं इसे, एस्टर। और यहाँ पे बनता है H2O। साथ साथ इसके क्या रिलीज होता है बच्चों, H2O रिलीज होता है, ठीक है। और इस पूरी रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या करना है, इस पूरी रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पे एक एसिड जरूर डालना है,
और इस एस्टर की जो स्मेल होगी वो कैसी होगी? स्वीट, स्वीट स्मेलिंग एस्टर। कौन सी खुशबू? धीमी खुशबू, अच्छी खुशबू वाला स्वीट स्मेलिंग एस्टर हमारा बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? CH3COH की रिएक्शन अभी तो आपने इथेनॉल के साथ देखी, अब आप रिएक्शन देख लो इसकी विद बेस। किसके साथ देखेंगे? बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे। CH3COH को आप NaOH के साथ रिएक्ट करा दो। CH3COOH को NaOH के साथ रिएक्ट करा दो तो बनेगा CH3COONA। क्या बना? CH3COONA। और इसके साथ साथ हमें वाटर और CO2 गैस भी इवॉल्व होती हुई दिखेगी। वाटर और CO2 गैस इसमें साथ 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 इवॉल्व होती है। तो दैट इज योर CH3COONA। तो इसे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, और लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम सोप्स और डिटर्जेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ रिएक्शन है हमारी इसकी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में आपने पढ़ा है कि कार्बन CO3 लगा हुआ होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCO3 लगा हुआ होता है। तो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ अब हम रिएक्शन पढ़ते हैं। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हमने क्या ले लेना है? इथेनोइक एसिड लेना है, CH3COOH। इस CH3COH के साथ को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा देंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो क्या बनेगा? CH3COONA। क्या बनेगा? सेम रिएक्शन है ऊपर जो भी हमने भी इससे पहले करी है, CH3COONA। NaOH चाहे Na2CO3 हो, बनेगा क्या? CH3CONA H2, और यहाँ पे CO3 भी था तो CO2 भी हमें मिलनी चाहिए। उसी तरीके से CH3COOH को अब हम किसके साथ कर देंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। हाइड्रोजन कार्बोनेट और किसका? सोडियम का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करेंगे रिएक्ट तो बनेगा CH3COONA प्लस H का 2O प्लस C का O2। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस हैं जो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते क्या है? सोडियम एसीटेट। अच्छा, इसका नाम रह गया था, सोडियम एसीकाटेट, सोडियम एसीटेट। ये एसिटिक एसिड है ना? एसिटिक एसिड है। इसी एसिटिक एसिड से मिलता जुलता एसिटिक एसिड में अगर सोडियम जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट। बहुत ध्यान से इसे अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना। नाउ द टॉपिक इज सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप क्या होते हैं? सोप जो होते हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। सोप मॉलिक्यूल में दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड के पास आयनिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक एंड आयनिक पार्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो लॉन्ग चेन वाला पार्ट होता है। आयनिक वाला जैसे सोडियम एनॉल वाला पार्ट, वो आपका क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम वाला आयनिक पार्ट हो जाता है, और जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? वो आपका हाइड्रोफोबिक होता है, जो वाटर को लव नहीं करता। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को लविंग, जो इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। कीप लर्निंग टिल द गोल इज अचीव्ड। ठीक है, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई टॉपिक अगर रह गया होगा तो उसका प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये टॉपिक रह रहा है, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। दैट इज ऑल फॉर योर चैप्टर। सी इन द नेक्स्ट वन।